जय हिंद फ्रेंड। एक बहुत बड़ा अतीत जो पीछे बीत चुका है उसके बारे में हम बात करेंगे। हाँ, ये सच है कि हम गुलाम थे, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन 2047 आते आते हम अपनी आने वाली जनरेशन को यह भूल जाने पर पूरी तरीके से प्रेरित करेंगे कि हम कभी गुलाम थे। लेकिन जब आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो उसमें यह आवश्यक है कि आप गुलाम थे तो गुलाम कैसे हुए, किन गलतियों के कारण हुए और कब हुए, किस तरीके से हुए, यह पूरा समझना आपकी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है, जहां से प्रीलिम्स के अंदर, मेंस के अंदर, इवन इंटरव्यू के अंदर आपसे सवाल पूछे जाते हैं। तो इन्हीं सब मुद्दों पर हम बात करेंगे। इस पूरे लेक्चर में हम एक इंट्रो आपको देंगे कि भारत में ब्रिटिश एम्पायर कैसे स्टैब्लिश होती है, क्या उन्होंने किया, किस प्रकार से उन्होंने देखते ही देखते हिंदुस्तान को गुलाम बना लिया। इसका एक इंट्रो हम आपको देने जा रहे हैं और उसके बाद आपको एक एक करके सारे मुद्दों पर डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले आप इस मैप को देखिए और ये समझिए कि इस मैप के अंदर जो आपको ये पूरा का पूरा येलो वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है, जहां जहां पर मैप में आपको पीला हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये पीले कलर से जो आप देख सकते हैं, पूरा आपको यहां से असम से लेकर के पूरा ये त्रिपुरा, ये ढाका, यानी कि पूरा बांग्लादेश का एरिया, पूरा ये यूनाइटेड प्रोविंस जिसे आप उत्तर प्रदेश कहेंगे, रामपुर होते हुए आप देख सकते हैं कि ये हम जो पंजाब, जो हरियाणा आज का वर्तमान है, ये पूरा हरियाणा पंजाब से इंक्लूड करते हुए पाकिस्तान के लाहौर को पार करके हम नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर तक इधर पहुंचते हैं। और इधर बलूचिस्तान का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो कवर होता है, इधर ये पूरा पीला वाला हिस्सा, ये सब कुछ ब्रिटिश इंडिया है। यानी कि इस भारत पर अंग्रेजों का कंट्रोल था, पूरी तरीके से अंग्रेजों ने इसे अपने कंट्रोल में ले रखा था। ये प्री इंडिपेंडेंस की मैं बात कर रहा हूं, स्वतंत्रता से पहले की बात कर रहा हूं, ये पीला वाला हिस्सा पूरा। और आपको ये समझना चाहिए कि बहुत ही हाईली प्रोडक्टिव एरिया है। यहां पर गंगा और यमुना का ये पूरा प्लेन है, जहां पर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अपने टॉप पर होगा, हाईली रिच एरिया होगा। अकेले बंगाल की हम बात करें तो बंगाल की तुलना हम किसी भी यूरोपियन कंट्रीज से बहुत ऊपर कर सकते हैं। जो यूरोप के देश हैं उनसे कई गुना ज्यादा समृद्ध अकेले बंगाल हुआ करता था। इसके बाद आप देखिए पूरा का पूरा ये मद्रास प्रेसिडेंसी के साथ साथ आप देख सकते हैं बिल्कुल साउथ कन्याकुमारी तक आप देख सकते हैं। यहां पर ये अंग्रेजों का डोमिनेंस और कंट्रोल था। सेंट्रल प्रोविंस जो कि मध्य प्रदेश का एक बहुत बड़ा हिस्सा था, वो पूरा कंट्रोल में दिखाई देता है। इसके बाद बॉम्बे प्रेसिडेंसी पूरी दिखाई देती है और बॉम्बे प्रेसिडेंसी के बाद ये बिल्कुल गोवा के पास तक आप देख सकते हैं कोल्हापुर, ये सब कुछ ये कंट्रोल में दिखाई देता है किसके? अंग्रेजों के। और ये जो रेड और पर्पल आपको दिखाई दे रहा है, पर्पल कहना ज्यादा ठीक है, तो जो पर्पल वाला एरिया दिखाई दे रहा है, ये पर्पल एरिया जो है ये प्रिंसली स्टेट है। क्या है भाई? देशी रियासतें हैं। लेकिन देशी रियासतों के साथ अंग्रेजों का जो अलायंस था, आप ये कह सकते हैं जो एग्रीमेंट था, वो ये था कि देशी रियासतें ब्रिटिश हुकूमत का विरोध नहीं करेंगी। मैक्सिमम देशी रियासतें सब्सिडियरी अलायंस को एडॉप्ट कर चुकी थी। ऐसी कंडीशन में आप ये कह सकते हैं कमोबेश पूरे भारत पर कंट्रोल किसका था? अंग्रेजों का था। तो समझना इस बात को है कि किस प्रकार से देखते ही देखते एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो ट्रेड अफेयर के नाम पर भारत में आती है, कारपोरेट अफेयर के नाम पर भारत में आती है, वो देखते ही देखते भारत के इतने बड़े हिस्से को कैसे अपने कंट्रोल में लेकर के एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट स्टैब्लिश कर देती है। इस पॉइंट को समझने के लिए यह वीडियो आपके लिए एक इंट्रो का काम करेगा। मैं आगे बढ़ूंगा उससे पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि उस समय जो मैप था वो किस तरीके से था और इस मैप के अंदर क्या क्या लोकेशन कहां पर थी। क्योंकि जब आप इसे पढ़ेंगे एस्टेब्लिशमेंट को तो आपके सामने जो शब्द आएंगे वहां पर ये लोकेशन बहुत मैटर करेगी। तो सबसे पहले मैं यहां पर मार्क कर रहा हूं और उसे आप ध्यान से समझिएगा। एक एक करके अंग्रेज कैसे अपने कंट्रोल को बढ़ा रहे हैं। सबसे पहले उनका जो कंट्रोल हो रहा है वो दक्षिण भारत में हो रहा है और दक्षिण भारत में ये जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, जहां मैं मार्कर रन कर रहा हूं, ये क्षेत्र को हम कर्नाटक कहते हैं। और इस कर्नाटक के अंदर मद्रास का एक बहुत बड़ा रीजन यहां पर दिखाई देता है ट्रेडिंग पोर्ट के रूप में। अब आपके मन में एक प्रश्न आएगा कि सर हमने तो जो कर्नाटक को पढ़ा है, सर वो कर्नाटक तो यहां पर है। तो सर और मैं आपको बता दूं कि जो कर्नाटक यहां पर है, ये कर्नाटक तो आजादी के बहुत बाद में इसका नाम कर्नाटक पड़ा है। जब भारत आजाद हो रहा था तो उस समय इसका नाम मैसूर था। तो आप याद रखेंगे कि हमने आपके इस मैप पर दो अलग अलग मार्क किए हैं। यदि आप ठीक से समझें तो ये जो नीली लाइन के साथ मैं मार्क कर रहा हूं, ये टेरिटरी मैसूर कहलाती थी और इसके जस्ट साइड में
जो टेरिटरी है वो कर्नाटिक कहलाती थी। तो आपको ध्यान में रखना है कि अंग्रेजों के समय, फ्रांसीसियों के समय जो कर्नाटिक है वो ये वाला कर्नाटिक है जिसका ट्रेडिंग पोर्ट मद्रास अपने आप में एक महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले वो कर्नाटिक में अपना डोमिनेंस क्रिएट करते हैं, फिर उसके बाद वो मैसूर की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन इसी बीच में उनको लगेगा कि यदि जीतना ही है तो सबसे पहले बंगाल को जीतें, क्योंकि बंगाल का खजाना बिल्कुल भरा पड़ा है, और कलकत्ता पर अपना कंट्रोल करेंगे। तो साथियों इस प्रकार से जरा कलकत्ता की लोकेशन को देखते हुए समझेंगे कि जहां मैं मार्कर रन कर रहा हूं ये पूरी की पूरी टेरिटरी बंगाल कहलाती थी, और बंगाल की इतनी बड़ी टेरिटरी पर अंग्रेजों का जब कंट्रोल होगा तो यहां से खजाना भर भर के आएगा, और इसी भरे हुए खजाने के प्रयोग से अपनी मिलिट्री को मजबूत करते हुए वो सारा का सारा जो पावर है वो एम्पायर के अंदर यहां पर इन्वॉल्व करेंगे और कर्नाटक में अपनी जीत हासिल करेंगे। तो ये बंगाल हो गया, ये कर्नाटक हो गया, ये मैसूर हो गया। यहीं पर साथियों समझेंगे कि ये निजाम ऑफ हैदराबाद, मतलब ये हैदराबाद की निजामत है, इस टेरिटरी को हम हैदराबाद कह रहे हैं। और इसके बाद जो सबसे अहम हिस्सा है उसको देखेगा, काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है। यदि आपने मराठों को समझा तो सब कुछ आपको समझ में आएगा, क्योंकि एक टाइम था 1761 में जब ये एक कंट्राडिक्टरी सिचुएशन क्रिएट हो गई थी कि मराठा, ब्रिटिश, अफगानी या फ्रेंच कौन भारत पर रूल करेगा। और यहां से जब थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होता है तो क्लियर हो जाता है कि मराठे भारत पर रूल तो नहीं करेंगे, अफगानी उनसे ज्यादा पावरफुल हैं। अब बात देखनी कि ब्रिटिशर्स ने कैसे मराठा को टेक ओवर किया। तो ये समझिएगा, ये पूरा का पूरा जो मैं ग्रीन कलर से मार्क कर रहा हूं, आप देख सकते हैं यहां पर, ये पूरा का पूरा एरिया देखिए लिखा हुआ है मराठा कॉन्फेडरेसी। डोंट बी फॉरगेट दैट ग्वालियर, नागपुर, बेरार, सूरत, बड़ौदा, ये सारा का सारा एरिया आपको कहां पर दिखाई दे रहा है साहब? बॉम्बे, ये सब दिखाई दे रहा है कहां पर? मराठा। बहुत बड़ा साम्राज्य, बहुत बड़ी कॉन्फेडरेसी है, यानी कि आजादी से पहले गुजरात राज्य जैसी कोई राज्य नहीं थी, ये पूरा मराठा कॉन्फेडरेसी था। ऊपर चलते हैं साहब, इसी मैप को हम यहां पर दिखा सकते हैं आपको बड़े हिस्से में। ये पूरा पंजाब का एरिया दिखाई देता है, ये रोहिलखंड जो बरेली वाला, उत्तर प्रदेश के बरेली वाला एरिया है, ये दिखाई देता है। लखनऊ, अवध, बिहार, पटना, ग्वालियर, ये आपको समझ आ रहा है। और इसके बाद इसी मैप को हम लोग एक बार फिर से समझेंगे तो यहां पर हमने आपको क्लियर बता दिया है कि ये कर्नाटक, मैसूर, निजाम, सारा कुछ आपको क्लियर हो गया। तो इस पूरे एरिया पर अंग्रेजों ने कैसे अपने आप को कंट्रोल बनाया और अपना डेवलपमेंट किया, उसको समझने के लिए आपको इतनी बातों को समझना है जो आपके सामने यहां स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। और इन्हीं बातों को समझते समय आपको इनके बीच में हुए युद्ध और इनके साथ हुई संधियां, उनका डेट, उनका ईयर और उनका कंक्लूजन याद रखना है। और उसी कंक्लूजन और डेट से आपके परीक्षाओं में क्रोनोलॉजी के सवाल, उनके बीच के स्टेटमेंट और असर्शन रीजन के सवाल, ये सारे निकल करके आते हैं। और यकीन मानिए इस लेक्चर को समझने के बाद और इसके कॉन्जुगेटिव लेक्चर्स को पढ़ने के बाद मॉडर्न हिस्ट्री में किसी भी लेवल पर आईएएस प्रीलिम्स, आईएएस मेंस, पीसीएस प्रीलिम्स, पीसीएस मेंस या आरओ प्रीलिम्स और आरओ मेंस के लेवल पर आपको कोई भी डाउट नहीं होने वाला है। इट्स माय पर्सनल गारंटी टू ऑल ऑफ यू, क्योंकि इस लेक्चर को क्रिएट करने में हमने उन सारे सोर्सेस पर काम किया है जो आपके लिए रेलिवेंट और इंपॉर्टेंट हैं। सो लेट मी टेल यू दैट कि जब अंग्रेज आते हैं भारत में तो आपको पता है कि वो औरंगजेब की मरने के बाद 1707 में औरंगजेब की डेथ के बाद उन्हें एक मौका मिलता है। चूंकि मुगलिया सल्तनत बिल्कुल टूट चुकी रहती है, इस बात को आप समझ चुके हैं। मुगलिया सल्तनत के टूटने के बाद उनको मौका मिलता है कि जहां पर भी पावर हमको एम्पायर को एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा हम वहां पर एक्सप्लोर करेंगे। लेकिन एक खास बात यह थी कि उन्होंने एक साथ पूरे भारत को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की। ये स्ट्रैटेजी होती है, यदि रोटी बहुत गर्म हो तो उसे बीच में से नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि भाप से उंगलियां जल जाएंगी। किनारे किनारे से तोड़ना शुरू करो, ऑटोमेटिक आप रोटी पूरी तोड़ डालेंगे और उंगलियां भी नहीं जलेंगी। अंग्रेजों ने बिल्कुल वही काम किया। देखिए समझिएगा, सबसे पहले वो भारत पर कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं, बिल्कुल दक्षिण भारत से सबसे पहले कर्नाटक पर कंट्रोल करना शुरू करते हैं। और कर्नाटक में जो उनका कंट्रोल होता है इसमें उनको मुख्यतः लड़ना पड़ता है फ्रांसीसियों से। इसे हम लोग कहते हैं द कर्नाटक वार्स और एंग्लो फ्रेंच राइवलरी, यानी कि जो अंग्रेजों का फ्रांसीसियों के साथ राइवलरी है उसे हम कर्नाटक वार नाम देते हैं। कुल 3 बार कर्नाटक वार लड़ा जाएगा और इस क्षेत्र पर अंग्रेजों का कंट्रोल हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से जब वो कर्नाटक को जीत रहे होंगे तो उनको एक बहुत बड़ा अवसर मिलेगा बंगाल को जीतने का। तो साथियों बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर के माध्यम से वो बंगाल को जीतेंगे। ठीक है,
किस प्रकार से बैटल ऑफ प्लासी और किस प्रकार से बैटल ऑफ बक्सर लड़ा गया, हम लोग इसे डिटेल में एक पूरे चैप्टर के रूप में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये काफी अहम मुद्दा होता है आपकी परीक्षा में। जब बंगाल वो जीत लेंगे और यहां से ढेर सारा पैसा आने लगेगा, कर्नाटक जीत लेंगे, यहां से पैसा मिल रहा है, तो एक बहुत ही हाईली प्रोडक्टिव रीजन जो मैसूर का है, हैदर अली और टीपू सुल्तान जिस पर रूल कर रहे थे, उस टेरिटरी को भी अंग्रेज कॉन्कर करने की कोशिश करेंगे और इस प्रकार से वो मैसूर के साथ युद्ध लड़ेंगे, जिसे हम लोग नाम देंगे एंग्लो मैसूर वार। और कुल 4 युद्ध लड़े जाएंगे और चौथे में टीपू सुल्तान की डेथ होगी और उसके बाद अंग्रेजों के कंट्रोल में ये वाला आ जाएगा। इसे भी हम लोग एक सेपरेट वीडियो में कंप्लीट डिस्कस करेंगे चारों युद्ध के साथ। सब्सिडियरी अलायंस की बात होगी, जिन टेरिटरीज को अंग्रेज युद्ध जीत करके नहीं कंट्रोल कर पाएंगे, उनके साथ लॉर्ड वेलेस्ली जैसा गवर्नर जनरल क्या कहेगा कि आप हमारे साथ एक सहायक संधि कर लो, हम आपकी सहायता करने के लिए तैयार हैं और आप हमारे साथ बने रहो। सब्सिडियरी अलायंस के माध्यम से बहुत सारे राज्य भारत के ब्रिटिश इंडिया में शामिल हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद बात क्या होगी, इसके बाद बात होगी मराठों की। मराठों के साथ इनके कुल 3 युद्ध होंगे, जिसमें आपस में फूट डाल करके मराठा सरदारों को पेशवा बनाने की लालच देकर के मराठा साम्राज्य के खजाने पर जो अंग्रेजों की नजर टिकी थी, उसको यूज करते हुए मराठों को डिफीट करेंगे और 1818 आते आते मराठा कॉन्फेडरेसी पर पूरा पूरा कंट्रोल किसका होगा, अंग्रेजों का होगा। ये सब करने के लिए उनको 3 बार युद्ध लड़ना पड़ेगा अंग्रेजों के साथ, जिसे हम लोग क्या करेंगे, अलग से डिस्कस करेंगे दूसरे वीडियो में। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से जो कुछ बच जाएगा वो 1848 आते आते डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के माध्यम से लॉर्ड वेलेस्ली, माफ करिएगा, लॉर्ड डलहौजी क्या करेगा, हड़प निधि के माध्यम से डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बना करके उन राज्यों को भी ब्रिटिश इंडिया में शामिल करेगा जो अभी बाकी रह गए थे। और इसके बाद जो पंजाब की हम बात करें, वन ऑफ द मोस्ट प्रोडक्टिव एग्रीकल्चरल रीजन, उसको 2 युद्ध लड़ करके सिखों के साथ अंग्रेज अपने ब्रिटिश इंडिया में उसको समाहित कर लेंगे। और हम इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि सर 1856 आते आते 1856 आते आते अंग्रेजों के कंट्रोल में कमोबेश पूरा ही भारत शामिल हो गया था। मैंने आपको मैप दिखाया कि जो प्रिंसली स्टेट्स हैं, जो देशी रियासतें हैं, उन रियासतों को हम छोड़ दें, लेकिन छोड़ने की शर्त सिर्फ यह है कि वो देशी रियासतें अंग्रेजों के साथ जो एग्रीमेंट करेंगी उसमें यह क्लियर होगा कि वो देशी रियासतें अंग्रेजों के बियॉन्ड जाकर के कोई समझौता नहीं कर पाएंगी, उन्हें अंग्रेजों के अधीन ही रहना पड़ेगा। यानी कि इनडायरेक्टली देशी रियासतों पर कंट्रोल किसका होगा, ब्रिटिश का होगा। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। और 1856 आते आते लगभग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के उन सभी हिस्सों पर अपना कंट्रोल कर लिया था जो मैंने आपको मैप में दिखाया, और उसे कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन सारे युद्धों का सहारा लिया था। तो यहां तक तो बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद क्या होता है साहब, एक बड़ा विद्रोह होता है जिसे आप कहते हैं 1857 का विद्रोह, और उसके बाद सत्ता परिवर्तन होता है जिसे आप आगे की वीडियो में आराम से पढ़ सकते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता को हटा करके किस प्रकार से ब्रिटिश सरकार ने भारत को एक कॉलोनी बनाया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आया, जिसे आप इजीली इसी एप्लीकेशन पर आगे जाकर के पढ़ें और एंजॉय करें। लेकिन अब ये जो पूरा एस्टेब्लिशमेंट है, इसके लिए आपको सेपरेटली जो वीडियो पढ़ने हैं वो आप आराम से इसी एप्लीकेशन पर पढ़ सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। और अगेन आई रिपीट कि ये सारा पढ़ने के बाद दिस इज माय पर्सनल गारंटी टू ऑल ऑफ यू दैट आपको कोई कंफ्यूजन नहीं आएगा। लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं होती है। खत्म क्यों नहीं होती साहब? खत्म इसलिए नहीं होती है कि ये तो इंटरनल प्रॉब्लम थी इंडिया के अंदर, जो अंग्रेजों को लड़ना था जिनसे, उनसे वो लड़ते रहे। बट अंग्रेजों के साथ एक और समस्या आई भारत में कि जो भारत के पड़ोसी राज्य थे, एक तरफ अफगानिस्तान, एक तरफ नेपाल, एक तरफ बर्मा, इनको भी तो कंट्रोल में अपने लेना था। इसके लिए अंग्रेजों ने एंग्लो अफगान वार, एंग्लो नेपाल वार, एंग्लो बर्मीज वार, 3 ये युद्ध लड़ा। यहां से सवाल आपकी परीक्षा में आएगा। और इसके साथ साथ थोड़ा सा पॉइंट आपको और समझना होगा। क्या समझना होगा साहब? कि जो यूरोपियन राइवलरीज थी, या आप ये कह सकते हैं कि जो यूरोपियन एनिमिटीज थी, जो अंग्रेजों के दूसरे जो यूरोपियन दुश्मन थे, जिसमें फ्रांसीसी थे, पुर्तगीज थे और डच थे, इन्हें सप्रेस करना पड़ेगा। तो अब यदि ब्रिटिश एस्टेब्लिशमेंट को आपको समझना है तो आपको अंग्रेजों के साथ लड़े गए सभी युद्धों को समझना पड़ेगा जो अंग्रेजों ने अपने एस्टेब्लिशमेंट के लिए भारत में लड़ा। किसके साथ? एक तो विदेशी शक्तियों के साथ जिसमें फ्रांसीसी हैं, पुर्तगीज हैं और डच हैं,
देशी शक्तियों की हमने बात किया तो कर्नाटिक वार, बंगाल कॉन्क्वेस्ट आप पढ़ेंगे, मराठा पढ़ेंगे, मैसूर पढ़ेंगे। यदि हम ट्रीटीज की बात करेंगे तो उसमें आपको सब्सिडियरी अलायंस पढ़ना है, उसमें आपको जो डलहौजी की हड़प नीति है वो पढ़ना है। और यदि हम एडजेसेंट या नेबरिंग कंट्रीज की बात करेंगे तो अफगान पढ़ना है, नेपाल पढ़ना है और बर्मा पढ़ना है। तो ये सारा कुछ मैं आपको एक्सप्लेन करके दे रहा हूं, बस आपका काम सिर्फ इतना है कि आप इसे पढ़ने के बाद अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाएं, आंसर राइटिंग करें, और यदि कहीं कोई समस्या होती है तो एक बार मुझे मैसेज जरूर करें कि सर क्या समस्या आ रही है। ठीक है, एक एक करके सारा कुछ बहुत डिटेल में डिस्कस हो रहा है। आप आराम से पढ़िए और एंजॉय करिए, और कोई भी समस्या हो बिना किसी समस्या के आप मुझे डायरेक्टली मैसेज और फोन। इन्वेस्टमेंट भारत में किस तरह से होता है यह समझने के क्रम में बंगाल पर किस प्रकार से अंग्रेजों ने अपना अधिकार प्राप्त किया है वो समझना है आपको इस वीडियो में। सबसे पहले मैप आप देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इस मैप के अंदर ये जो पूरा ग्रीन वाला हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, जहां मैं रेड मार्कर ड्रॉ कर रहा हूं, ये पूरा का पूरा ग्रीन वाला एरिया ये बंगाल था। अर्थात यदि आज के मैप से आप देखें तो पूरा बांग्लादेश दिखाई दे रहा है, इसमें पूरा वर्तमान पश्चिम बंगाल, बिहार का एक बहुत बड़ा हिस्सा, और ये सारा कुछ हाईली प्रोडक्टिव रीजन था। और मैं पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूं कि उस समय का बंगाल यूरोप के किसी भी एक छोटे देश से बहुत ज्यादा रिच हुआ करता था, यानी कि बंगाल का जो खजाना था वो भरपूर भरा पड़ा था। और ये बंगाल एक इंडिपेंडेंट स्टेट के रूप में कैसे डेवलप हुआ उसे आप इमरजेंस ऑफ न्यू रीजनल स्टेट्स के वाले वीडियो में आराम से देख सकते हैं, वहां पर इसी प्लेटफॉर्म पर आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। अब बात यह आती है कि सर स्टेट के रूप में डेवलप तो हो गया, लेकिन इसे अंग्रेजों ने कैसे कैप्चर कर लिया, कैसे कंट्रोल कर लिया, तो ये कहानी स्टार्ट होती है। लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा समझाऊं कि कलकत्ता जो था वो एक पोर्ट सिटी के रूप में था, और मुर्शिदाबाद वॉज द कैपिटल ऑफ बंगाल। इनिशियली द कैपिटल ऑफ बंगाल वॉज ढाका। मुर्शिद कुली खान शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम ढाका टू मुर्शिदाबाद, एंड लेटर मीर कासिम विल शिफ्ट द कैपिटल फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू मुंगेर। अब ये पूरी कहानी क्या कहती है वो समझना है, लेकिन मोटे तौर पर याद रखना है कि दो इंपॉर्टेंट बैटल होते हैं। एक का नाम था बैटल ऑफ प्लासी, और दूसरे का नाम था बैटल ऑफ बक्सर। इन दो महत्वपूर्ण युद्धों के माध्यम से बंगाल पर अंग्रेजों ने अपना पूरा अधिकार प्राप्त कर लिया। और आपकी परीक्षा में जो प्रश्न आएंगे वो इन्हीं दोनों युद्धों से और इनके बीच हुए घटनाओं से प्रश्न पूछे जाएंगे। और हमने इस वीडियो को, इस लेक्चर को इस तरीके से आपके लिए प्रिपेयर किया है कि इसको पढ़ने सुनने के बाद एक सिंगल क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में ऐसा नहीं आएगा जो आपके समझ से बाहर हो। तो इसलिए आपको बहुत ही ध्यान से देखना है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले बैटल ऑफ प्लासी की। बैटल ऑफ प्लासी याद रखेंगे, डेट याद रखेंगे, 23 जून 1757। युद्ध कहना उतना उचित नहीं है जितना कि हम इसे कॉन्स्पिरेसी कहें, एक प्रकार का षड्यंत्र कहें, क्योंकि महज 2-2.5 घंटे में समाप्त हो जाने वाला युद्ध युद्ध नहीं होता है, एक षड्यंत्र होता है। लेकिन षड्यंत्र क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसकी क्या भूमिका थी और क्या उसका परिणाम था, ये सब आपको समझना पड़ेगा। कहा जा रहा है कि सबसे पहले कि द इंग्लिश वर वरीड दैट सिराज वुड कोल्यूड विद द फ्रेंच अगेंस्ट इट्स इंटरेस्ट इन बंगाल, यानी कि अंग्रेज तनाव में इसलिए थे कि कहीं बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला फ्रांसीसियों के साथ दोस्ती करके अंग्रेजों का नुकसान ना कर दे। द ब्लैक होल ट्रेजेडी फर्दर इंक्रीज्ड फ्रिक्शन बिटवीन द ब्रिटिश एंड सिराजुद्दौला। नाउ लेट मी क्लियर यू मोर। दक्षिण भारत में चल रहे कर्नाटिक युद्ध के दौरान अंग्रेजों को इस बात का डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि कलकत्ता में जो ओपन एरिया में हमारे सामान रखे हुए हैं व्यापार करने के लिए, सिराजुद्दौला हमारे दुश्मन फ्रांसीसियों के साथ मिल करके उसमें आग लगा दे, या उसको कैप्चर कर ले, या फ्रांसीसी कैप्चर कर लें, या वो बर्बाद हो जाए। ऐसे में उस शहर की सुरक्षा करना ज्यादा जरूरी है जहां पर हमारा ट्रेड इस्टेब्लिशमेंट है, यानी कि कलकत्ता एज अ ट्रेड इस्टेब्लिशमेंट सिटी थी अंग्रेजों की, और उसे सिक्योर करने के लिए द इंग्लिश वर ट्राइंग टू फोर्टिफाइड द कलकत्ता सिटी, यानी कि अंग्रेज चाहते थे कि कलकत्ता को हम दुर्ग में बदल दें। एंड डोंट फॉरगेट कलकत्ता वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ मुर्शिदाबाद। इट मींस कि जो बंगाल का नवाब होगा सिराजुद्दौला, उसके नियंत्रण में कौन होगा, कलकत्ता। और बिना उससे पूछे यदि आप दुर्ग में बनाओगे, दुर्ग में बदलोगे, तो नवाब को बुरा लगेगा। नवाब को सूचना मिली कि ऐसा हो रहा है। जून का महीना था, जून 1756 का महीना था, और ऐसे में नवाब अपनी फोर्सेस को लेकर के जाता है और वहां पर काम कर रहे बहुत सारे ब्रिटिश कर्मचारियों को और बहुत सारे ब्रिटिश अधिकारियों को एक छोटे से कमरे में, इस काल कोठरी में बंद कर देता है। और जून के महीने में
बिना ऑक्सीजन के सफोकेशन के कारण लगभग 120 के आसपास ब्रिटिश नागरिकों की मौत हो जाती है। ऐसे में रॉबर्ट क्लाइव को बहुत बुरा लगता है और वो इसका बदला लेने के लिए ठान लेता है कि हम ऐसा करेंगे। और फिर वो क्या करता है जरा वो समझिएगा। वो एक कॉन्स्पिरेसी करता है और वाटसन की मदद से कलकत्ता पर कंट्रोल करते हुए पता लगाता है कि बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के अगेंस्ट कौन कौन से लोग हैं और उन सब लोगों को अपने फेवर में लेकर के बंगाल के नवाब के खिलाफ एक षड्यंत्र रचता है और यही षड्यंत्र प्लासी के युद्ध के नाम से जाना जाता है। ऐसे में आपको जानना जरूरी है कि युद्ध का कारण क्या क्या था। तो देखिए युद्ध के कारणों को हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला कारण क्या था कि द रैम्पेंट इशू ऑफ द ट्रेड प्रिविलेजेस गिवन टू द ब्रिटिश बाय द नवाब ऑफ बंगाल। बंगाल के नवाब द्वारा अंग्रेजों को दिए गए व्यापारिक विशेषाधिकारों का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग। बंगाल के नवाब ने जो अंग्रेजों को व्यापारिक अधिकार दिए थे उसका दुरुपयोग हो रहा था, जिससे नवाब अंग्रेजों के खिलाफ नाराज था। नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स एंड ड्यूटी बाय द वर्कर्स ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों द्वारा कर और शुल्क का भुगतान नहीं किया रहा था। फोर्टिफिकेशन ऑफ कैलकाटा बाय द ब्रिटिश विदाउट द नवाब परमिशन। मिसलीडिंग नवाब ऑन वॉरियर्स फ्रंट बाय द ब्रिटिश। नवाब को बार बार वॉरियर फ्रंट पर गुमराह करना। और एन asylum was provided to the Nawab's enemy Krishnadas, and in the same way the battle of Plassey was fought at Palasi. Plassey was also known as Palasi on the banks of Bhagirathi river near Calcutta. यहां पर मैं एक लाइन मेंशन करूंगा कि भागीरथी नदी के पूर्वी किनारे पर, ईस्ट बैंक पर, यहां तक भी आपकी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा गया है। एंड इट वाज द डेट ऑफ 23 जून 1757 एंड द रिजल्ट ऑफ प्लासी, the result of battle of Plassey was the death of नवाब सिराजुद्दौला। अब साथियों बात आती कि सर कैसे इतने रिच और इतने एम्बिशियस नवाब की हत्या कैसे हो जाती है? हत्या तभी होगी जब अपने धोखा देंगे। वो शेर नहीं आपने सुना है कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, मेरी किश्ती वहीं डूबी जहां पानी ही कम था। तो अपनों ने लूटा, और अपनों ने कैसे लूटा वो समझना है। देखिए जरा, बंगाल के अंदर जो प्लासी का युद्ध हो रहा है, इस प्लासी के युद्ध में जो भाग लेने वाले लोग हैं उनको जरा समझेंगे। सबसे पहला व्यक्ति आपको दिखाई दे रहा है सिराजुद्दौला। कौन था ये? बंगाल का नवाब था। चूंकि ये ब्लैक होल ट्रेजेडी में इन्वॉल्व था और 146 अंग्रेज लोगों को इसने बंद कर रखा था काल कोठरी में, जिसमें से लगभग 123 लोगों की मृत्यु हुई थी। इसके कारण से अंग्रेज इसके प्रति काफी ज्यादा नाराज थे और यह वजह थी कि सिराजुद्दौला से रॉबर्ट क्लाइव को बदला लेना था। ठीक है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट व्यक्ति था वो कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। इसी के ऊपर वो जिम्मेदारी थी, है ना, जिसने ट्रेड प्रिविलेजेस का मिसयूज किया था, कलकत्ता का बिना नवाब के परमिशन की फोर्टिफिकेशन किया था और कृष्णादास को इसने सिराजुद्दौला के साथ पॉलिटिकल फ्यूगिटिव सिस्टम में ला करके सिराज को नाराज किया था। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में काफी डिफरेंस है। और इसमें जो अगला व्यक्ति आपके सामने आ रहा है वो कौन आ रहा है? मीर जाफर। मीर जाफर की क्या तमन्ना है भाई? देखिए ध्यान से। मीर जाफर दामाद था किसका? सिराजुद्दौला का। ब्राइब्ड बाय ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा रिश्वत दी जा रही है। कहा जा रहा है कि सिराज के खिलाफ आप साजिश रचो, आप नेक्स्ट नवाब बनेंगे। और ये चीट करता है सिराजुद्दौला को। और सिर्फ दामाद नहीं था, ही वॉज ऑल्सो मिलिट्री कमांडर ऑफ सिराजुद्दौला। और सोचिए जब आपका मिलिट्री कमांडर ही आपके साथ धोखा करेगा तो फिर युद्ध कहां होगा? फिर तो वही है जो षड्यंत्र कहते हैं, षड्यंत्र ही है। एक व्यक्ति और ध्यान दीजिएगा जिसका नाम राय दुर्लभ था। राय दुर्लभ भी क्या था भाई? ये भी एक नवाब की आर्मी में कमांडर ही था। और यहां पर ध्यान देंगे कि ज्वाइंड हिज आर्मी विद सिराज बट डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द बैटल। मतलब कि सिराज के साथ आता तो है लेकिन अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने से मना कर देता, लड़ता ही नहीं है। तो ऐसे में आप सोचिएगा आपका कमांडर जब नहीं लड़ेगा तो सेनाएं क्या करेंगी? जगत सेठ, जो कि आप जानते हैं पैसा ही सब कुछ है दुनिया में, तो बैंकर था जगत सेठ। और क्या कहा जा रहा है कि इन्वॉल्व इन द कॉन्स्पिरेसी इन्वॉल्विंग द इम्प्रिजनमेंट एंड अल्टीमेट किलिंग ऑफ नवाब सिराजुद्दौला। नवाब सिराजुद्दौला को मरवाने में भी इसका एक बहुत बड़ा हाथ था। ओमी चंद अगेन बंगाल का मर्चेंट था, वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑथर ऑफ द कॉन्स्पिरेसी। कॉन्स्पिरेसी का एक प्रिंसिपल ऑथर था अगेंस्ट नवाब एंड एसोसिएटेड विद ट्रीटी नेगोशिएटेड बाय रॉबर्ट क्लाइव बिफोर बैटल ऑफ प्लासी। तो रॉबर्ट क्लाइव ने इन सबको अलाइंड कर रखा था कि तुम भले ही नवाब के आदमी हो लेकिन मरना तो तुमको मरवाना तुमको पड़ेगा
नवाब को, और उसके बाद हम मीर जाफर को क्या बनाएंगे नवाब बनाएंगे, कहां का, बंगाल। और यही हुआ। भागीरथी नदी के किनारे 2.5 घंटे में बागीचे में युद्ध समाप्त हो गया। और मीर जाफर ने क्या कहा कि आप नवाब साहब जाओ मुर्शिदाबाद आराम करो, हम अंग्रेजों को देख लेंगे। और रास्ते में जो मीर जाफर का बेटा था जिसका नाम मीर मीरन था, मीर मीरन की मदद से नवाब की हत्या हो गई सिराजुद्दौला की, और बंगाल का अगला नवाब कौन बनेगा, मीर जाफर। लेकिन ध्यान रहे कि यह नवाब वंशानुगत आधार पर अब नहीं बन रहा है, यह नवाब बन रहा है अंग्रेजों की इच्छा से। और अंग्रेजों की इच्छा मतलब यहां पर अब अंग्रेज किंग मेकर बन गए। क्या बन गए, किंग मेकर बन गए। ठीक है, अब समझना राजनीतिक प्रभाव क्या था इसका राजनीतिक प्रभाव और इसका आर्थिक प्रभाव दोनों ही आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि बैटल ऑफ प्लासी पर प्री में, मेंस में, कहीं पर भी अच्छे सवाल पूछे जाते हैं इंटरव्यू तक में। बैटल ऑफ प्लासी रिजल्टेड एट द एंड ऑफ फ्रेंच फोर्सेस, है ना, फ्रांसीसी सेना समाप्त हो गई बंगाल के अंदर से, क्योंकि अब पूरा कंट्रोल किसका हो रहा है, अंग्रेजों का। मीर जाफर वाज क्राउन्ड एज द नवाब ऑफ बंगाल। मीर जाफर वाज अनहैप्पी विद द पोजीशन एंड इंस्टिगेटेड द डच टू अटैक द ब्रिटिश इन ऑर्डर टू कंसोलिडेट हिज फाउंडेशन। राइट, ध्यान दीजिएगा इस बात को समझने के लिए बहुत अच्छे से आपको समझना है कि अभी एक एस्टेब्लिशमेंट डचों का है, और इस चीज को लेकर के मीर जाफर थोड़ा चिंतित है। लेकिन 1759 में, 1759 में बैटल ऑफ चिंसुरा, बैटल ऑफ बिदारा, बैटल ऑफ बेदरा, कुछ भी कहिए, इसमें जो है डच और ब्रिटिश के बीच में लड़ाई होगी और अंग्रेजों की जीत हो जाएगी और मीर जाफर का यह तनाव भी समाप्त हो जाएगा। द ब्रिटिश इंस्टॉल्ड मीर कासिम एज द नवाब ऑफ बंगाल। अब यहां पर थोड़ा कहानी बदलेगी कि 1757 में सिराजुद्दौला की हत्या के बाद मीर जाफर नवाब तो बना, लेकिन जब तक खजाना लुटाता रहा बंगाल का अंग्रेजों के नाम पर, तब तक तो वो नवाब बना रहा। अंग्रेजों की जब तक मानता रहा, अब लुटाने के लिए कुछ बचा ही नहीं, बंगाल के मुर्शिदाबाद के खजाने में बर्तन बिकने की स्थिति आ गई। तब अंग्रेजों को लगा कि अब हमें नवाब बदल देना चाहिए और नवाब बनाया गया मीर कासिम को। देखिएगा, द ब्रिटिश बिकेम द पैरामाउंट यूरोपियन पावर इन बंगाल। बंगाल में वो बहुत बड़ी शक्ति के रूप में उभर करके आए। एंड रॉबर्ट क्लाइव वाज टाइटल्ड एज लॉर्ड क्लाइव। वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके दिमाग में कई बार आता होगा कि सर लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन, क्यों सर, लॉर्ड क्यों? तो एक कन्वेंशन बन गया, लॉर्ड क्लाइव। पहली बार रॉबर्ट क्लाइव को लॉर्ड क्लाइव जैसे टाइटल किया गया, क्योंकि बंगाल में उसने ब्रिटिश सुप्रीमेसी को इस पैरामाउंटेंसी पर लेकर के गया, इतनी ऊंचाई पर लेकर गया, लोगों ने उसे भगवान मान लिया इंग्लैंड के अंदर। समझ रहे हैं आप? तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि प्लासी के युद्ध ने पॉलिटिकली बंगाल के अंदर अंग्रेजों को इस्टेब्लिश कर दिया। एंड द इकोनॉमी ऑफ इंडिया वाज अफेक्टेड सीवियरली। पोस्ट द विक्ट्री द ब्रिटिश स्टार्टेड इंपोजिंग सीवियर रूल एंड रेगुलेशन ऑन द इनहेबिटेशंस ऑफ बंगाल इन द नेम ऑफ टैक्स कलेक्शन। टैक्स कलेक्शन के नाम पर बंगाल के जो इनहेबिटेंट्स थे, जो निवासी थे, इनके ऊपर भारी मात्रा में अंग्रेजों ने टैक्स लगाना शुरू कर दिया, कानून बना करके। ठीक है, तो ये तो आपको समझ में आया कि इसका पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इफेक्ट क्या हुआ बैटल ऑफ प्लासी का बंगाल के अंदर। इन द सेम मैनर यदि हम देखें तो युद्ध का परिणाम क्या निकल करके आता है, तो बहुत क्लियर सी बात है कि अभी तक हम जो डिस्कस कर रहे थे वो परिणाम ही डिस्कस कर रहे थे। दैट इज द रीजन कि ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है, आई थिंक ये आपके काम का नहीं है, तो इसे हम लोग हटा सकते हैं, इस पर्टिकुलर पॉइंट को। राइट, इस पर्टिकुलर पॉइंट को हम लोग हटा देते हैं। राइट, अब देखेंगे मीर जाफर को हमने क्या बना दिया, बंगाल का नवाब बना दिया। और यहां से आप ये भी समझ गए हैं कि जो मीर जाफर है उसको हटा करके अंग्रेज क्या करेंगे जी, बना देंगे किसको, मीर कासिम को। और हमने आपसे कहा कि डचों से लड़ करके बैटल ऑफ बेदरा या बैटल ऑफ चिंसुरा में अंग्रेजों को बंगाल के अंदर डचों को हरा करके प्रॉपर सुप्रीमेसी का एहसास हो रहा है। अब यहां पर मीर कासिम को एक बात तो समझ में आ रही थी, जरा ध्यान से समझना। मीर कासिम को एक बात बहुत क्लियर समझ में आ रही थी कि सिराजुद्दौला बहुत पावरफुल नवाब था, वो अंग्रेजों से नहीं लड़ पाया, उनके षड्यंत्र का शिकार हो गया, उसकी हत्या हो गई। मीर जाफर ने अंग्रेजों की मदद करके ही सिराजुद्दौला की हत्या कराई थी, लेकिन मीर जाफर को 3 साल में हटा दिया नवाब के पद से। मीर कासिम, मैं चाहता तो सब कुछ हूं, मतलब मीर कासिम ये सोच रहा है कि मैं एक यंग एम्बिशियस नवाब हूं, मैं चाहता तो सब कुछ हूं कि मुझे सब कुछ मिले और मैं सब कुछ करूं, लेकिन मैं इस बात पर क्लियर हूं कि अकेले मुझसे नहीं हो पाएगा,
इसीलिए मुझे सपोर्ट चाहिए और सबसे पहले अपनी राजधानी को सुरक्षित करने के लिए हमें अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से उठा करके मुंगेर शिफ्ट करना पड़ेगा। बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी ना। और यदि कहीं पढ़ते समय ऐसा लगे कि सर पर्टिकुलर किसी पॉइंट पर प्रॉब्लम आ गई है तो आप आराम से मुझे मैसेज कर सकते हैं। देखिए जरा ध्यान से, मीर कासिम जब नवाब बन रहा है, मीर कासिम जब नवाब बन रहा है, यहां से हम आगे बढ़ेंगे तो कहा जा रहा है कि मीर कासिम ने वर्धमान, मिदनापुर और चटगांव के जिलों को कंपनी को सौंप दिया। कंपनी को सिलहट के चूना व्यापार में आधा हिस्सा मिलेगा, ऐसा ट्रीटी इसने कर लिया, ऐसा ट्रीटी कर लिया वांसी टाट के साथ। वांसी टाट क्या था? वांसी टाट जो था वो बंगाल का गवर्नर था। और मीर कासिम को कंपनी को बकाया राशि का भुगतान करना होगा और साथ ही दक्षिणी भारत में इसके युद्ध प्रयासों को वित्त पोषित करने में मदद करनी पड़ेगी। आई रिपीट अगेन, जो साउथ इंडिया में एक्सप्लोर कर रहे हैं अंग्रेज, अभी मैसूर के साथ वो लड़ेंगे, दक्कन में मराठों के साथ लड़ेंगे, दक्षिण भारत में कहीं भी वो लड़ेंगे, वहां पर मीर कासिम को सपोर्ट करना पड़ेगा अंग्रेजों को। ये ट्रीटी है। एग्रीड दैट मीर कासिम्स एनिमीज वर द कंपनीज एनिमी, यानी जो मीर कासिम के दुश्मन होंगे वो कंपनी के दुश्मन माने जाएंगे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के दुश्मन, और जो दोस्त होंगे वो दोस्त माने जाएंगे। ये सारी ट्रीटी हो गई। लेकिन मैंने आपको बताया कि मीर कासिम वाज एन एबल नवाब, मतलब इसके अंदर योग्यता बहुत भरी पड़ी थी। एक शासक ऐसा था जो एम्बिशियस भी था और योग्य भी था। ये समझता था कि ये चल नहीं पाएगा बहुत दिनों तक, और ऐसे में इसने मुर्शिदाबाद से राजधानी शिफ्ट किया मुंगेर, और इसने रीऑर्गेनाइज किया अपनी ब्यूरोक्रेसी को और रीमॉडल किया अपनी आर्मी को। राइट, ऐसे में अंग्रेज समझ चुके थे कि अब मीर कासिम बगावत करने की स्थिति में है। जैसे ही अंग्रेजों को समझ में आया, अंग्रेजों ने मीर कासिम को नवाब के पद से हटा करके मीर जाफर को दोबारा नवाब के पद पर बैठा दिया 1763 में। और इधर मीर कासिम अपनी आर्मी को इंटीग्रेट करके, उसे यह आइडिया लग चुका था कि हम अकेले तो कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसे में उसने अवध के नवाब शुजा-उद-दौला से मदद मांगी कि आप भी मदद करो, और दिल्ली में बैठे हुए मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड से भी मदद मांगी कि आप भी मदद करो। अब देखिए ध्यान से जरा देखिएगा कि तीन लोगों की ज्वाइंट फोर्सेस एक तरफ हैं। कौन कौन तीन लोग? बंगाल का जो अपदस्थ नवाब है मीर कासिम, अवध का नवाब है शुजा-उद-दौला, और दिल्ली मुगल एम्परर शाह आलम सेकंड की आर्मी। इन तीनों की ज्वाइंट आर्मी, और एक तरफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में 22 अक्टूबर 22 अक्टूबर 1764, लोकेशन वाज बक्सर, भीषण युद्ध होता है और इसे हम इतिहास में बैटल ऑफ बक्सर के नाम से जानते हैं। ठीक है, इस युद्ध के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं और समझते हैं क्या कहा जा रहा है। युद्ध का कारण मैंने लगभग आपको समझा दिया है। मीर कासिम का स्वतंत्र होने की कोशिश करना ही युद्ध का कारण था, और इस प्रकार से युद्ध जब शुरू होता है हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में? हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में। याद रखिएगा, रॉबर्ट क्लाइव इस टाइम पर इंग्लैंड में है। जब युद्ध शुरू हो रहा है तो रॉबर्ट क्लाइव इंग्लैंड में है। ट्रीटी करने के टाइम पर बुलाया जाएगा। राइट, क्या कहा जा रहा है कि मेजर हेक्टर मुनरो लेड द इंग्लिश फोर्सेस and gained a decisive victory over मीर कासिम and his allies। मीर कासिम और उसके गठबंधन में शामिल लोगों के खिलाफ हेक्टर मुनरो को एक निर्णायक जीत हासिल होती है, और बैटल ऑफ बक्सर हिंदुस्तान में अंग्रेजों के लिए सबसे अधिक निर्णायक जीत साबित होता है, क्योंकि इस युद्ध की जीत ने यह तय कर दिया कि अब बंगाल से लेकर के दिल्ली तक अंग्रेजों की ताकत को कोई रोकने वाला नहीं है, क्योंकि अवध का नवाब भी इन्वॉल्व था और दिल्ली का मुगल एम्परर भी इन्वॉल्व था। ऐसे में अंग्रेजों की हुई जीत ने यह प्रूफ कर दिया कि बंगाल, कलकत्ता टू दिल्ली अब कोई रोकने वाला नहीं है। अंग्रेजों को इनका एक्सप्लोर होना ही होना है। ठीक है, इस प्रकार से पूरे क्षेत्र में अंग्रेजों का वर्चस्व हो गया। अब जब नवाब ऑफ अवध को और एम्परर ऑफ दिल्ली मुगल एम्पायर को हराने के बाद अंग्रेज बैठे तो उन्होंने कहा कि अब ट्रीटी करो, हमारे साथ संधि करो कि हमें क्या चाहिए, और वही ट्रीटी कहलाती है इलाहाबाद की संधि 1765 में। और ये ट्रीटी होती है किसके बीच में? रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से और नवाब ऑफ अवध के साथ एक ट्रीटी होगी, और जो दिल्ली का मुगल बादशाह है शाह आलम द्वितीय, उसके साथ दूसरी ट्रीटी होगी। यानी कि इलाहाबाद की ट्रीटी दो हिस्सों में होगी। सबसे पहले हम बात करेंगे नवाब शुजा-उद-दौला एग्रीड टू सरेंडर।
इलाहाबाद एंड कड़ा टू एम्परर शाह आलम सेकेंड। जो कड़ा था और इलाहाबाद था, ये दोनों कंट्रोल में आ गया था किसके? शुजा-उद-दौला के, जो कि अवध का नवाब था। अंग्रेजों ने दबाव बनाया कि ये दोनों आपको देना पड़ेगा किसको? शाह आलम सेकेंड को, यूनियन टेरिटरी के रूप में। एग्री हो गया। शुजा-उद-दौला से कहा गया कि आप युद्ध में क्यों कूदे थे, आपको 50 लाख रुपए कंपनी को हर्जाना देना पड़ेगा, कंपनी को भुगतान क्षतिपूर्ति देनी पड़ेगी 50 लाख रुपए। ये फिगर बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है। 50 लाख था, 80 लाख था, 70 लाख था, याद रखिएगा 50 लाख था। इसके बाद कहा जा रहा है कि बलवंत सिंह को बनारस की जमींदारी देनी पड़ेगी और फुल पोजीशन उनको स्टेट का देना पड़ेगा, ठीक है। और इस प्रकार से शाह आलम सेकेंड ने इन सब बातों पर सहमति जताई। इसके अलावा क्या कहा गया? कहा गया कि जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा है, ध्यान से समझना, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अधिकार को, दीवानी अधिकार का मतलब होता है टैक्स कलेक्शन का अधिकार, यानी कर वसूलने का अधिकार, टैक्स कलेक्शन करने का अधिकार बंगाल, बिहार और उड़ीसा के अंदर किसको चाहिए जी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को चाहिए। और इसके बदले में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी दिल्ली में मुगल बादशाह शाह आलम को 26 लाख रुपए प्रतिवर्ष पे करेगी। अब बादशाह तो दिल्ली में बैठा है, उसे तो मजे ही मजे भाई, 26 लाख पर एनम आएंगे। अभी तक क्या था, बंगाल के नवाब इंडिपेंडेंट अपने आप को मान रहे थे, तो बादशाह के पास कुछ खास नहीं पहुंच रहा था। अंग्रेजों ने उनको पैसे देने की बात शुरू करी, बादशाह ने ऐश कर दिया, राइट। A provision of 53 lakh to the company in return for निजामत function, military defense, police and administration of justice of the said provinces, ठीक है ना। बदले में कंपनी को 53 लाख रुपए निजामत के रूप में प्रावधान किया गया। ये पूरा इलाहाबाद की ट्रीटी में लिखा गया। यानी कि आप देखें तो बड़े स्तर पर इस ट्रीटी ने, इस इलाहाबाद की संधि ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा के क्षेत्र में अंग्रेजों को एक पैरेलल गवर्नमेंट के फॉर्म में ला करके खड़ा कर दिया। और इसी से हम कंक्लूड करते हैं जब, तो समझ में आता है कि बंगाल में 1765 में इस ट्रीटी के साथ ही क्या हो जाता है, डुअल गवर्नमेंट सिस्टम की शुरुआत होती है। बंगाल में रॉबर्ट क्लाइव के माध्यम से दोहरी सरकार बनती है, यानी कि कंपनी और नवाब दोनों शासन करेंगे। कंपनी के पास निजामत और दीवानी दोनों अधिकार होंगे। निजामत का मतलब वो लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन कर लेंगे, और दीवानी का मतलब वो टैक्स भी वसूल लेंगे। नवाब धन और सेना दोनों के लिए कंपनी पर निर्भर होगा। संक्षेप में कहा जाए तो नवाब एक कठपुतली बनकर के रह जाएगा, और दोहरी प्रणाली के प्रशासनिक पतन को जन्म दिया गया। साथ में कंपनी को ना ही नवाब ने जन कल्याण की परवाह की और ना ही कंपनी ने जन कल्याण की परवाह की। ध्यान दीजिएगा, इस डुअल गवर्नमेंट सिस्टम में कौन पिसेगा? जनता पिसेगी। और जब जनता पिसेगी तो जनता परेशान होगी, और फिर जनता दोनों के खिलाफ क्या होगी? उग्र होगी। आगे किसान आंदोलन और जनजातीय आंदोलन ये सब आने लगेंगे, ठीक है। इवेंचुअली आगे चलकर वारेन हेस्टिंग एबॉलिश द डुअल गवर्नमेंट सिस्टम इन 1772। तो याद रहे कि 1765 में रॉबर्ट क्लाइव ने डुअल गवर्नमेंट सिस्टम के माध्यम से बंगाल में पहली बार ब्रिटिश सरकार को शुरू किया, और 1772 में इसको वारेन हेस्टिंग ने समाप्त कर दिया। तो और इसके बाद फुल फ्लेज्ड गवर्नमेंट बंगाल में किसकी बनने लगी? अंग्रेजों। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया को 1857 से पहले समझने के लिए सबसे पहले इस मैप को ध्यान से देखिए आप। इस मैप में जितना भी ये पीला वाला क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, ये वह क्षेत्र है जिस पर अंग्रेजों ने कंट्रोल कर लिया था, और जो ये पर्पल वाला दिखाई दे रहा है, ये वो क्षेत्र है जो देशी रियासतों के नाम से जाना जाता था, यानी प्रिंसली स्टेट्स थे। डेफिनेटली यू ऑल आर वेरी अवेयर अबाउट दिस फैक्ट दैट कि प्रिंसली स्टेट्स कहने के लिए तो स्वतंत्र थे, लेकिन वो कहीं ना कहीं अंग्रेजों की स्वाधीनता को स्वीकार कर चुके थे, आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अब सवाल ये उठता है कि सर 1857 तक आते आते भारत पर, इतने बड़े भारत पर कैसे कंट्रोल हुआ? तो बहुत कॉमन सेंस है। इंट्रो वाली वीडियो में मैंने बताया है कि 1600 में आई हुई ईस्ट इंडिया कंपनी 1707 में औरंगजेब के मरने के बाद धीरे धीरे एक एक क्षेत्र को कैप्चर करती है, और एक एक क्षेत्र को कैप्चर करने के लिए वो बहुत सारे युद्ध भी लड़ती है, जैसे कि कर्नाटक, मैसूर, मराठा, बंगाल, इन सब क्षेत्रों को जीतने के लिए आप देखेंगे तो कर्नाटक युद्ध लड़ा जा रहा है, बंगाल कॉन्क्वेस्ट के लिए प्लासी और बक्सर के युद्ध लड़े जा रहे हैं, एंग्लो मैसूर युद्ध लड़ा जा रहा है। इसी में वेलेजली सब्सिडियरी अलायंस बनाता है, डलहौजी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लेकर के आता है, सिखों के साथ एंग्लो सिख युद्ध होता है, और इस प्रकार से एक एक करके इस पूरे भारत पर अंग्रेजों का कंट्रोल होता हुआ नजर आता है, ठीक है। तो जब इस क्रम को हम लोग समझते हैं और पढ़ते हैं, तो सबसे पहले जो शुरुआत होती है वो कर्नाटक युद्ध से होती है, क्योंकि
कर्नाटिक युद्ध के माध्यम से दक्षिण भारत में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को हरा करके अपना डोमिनेंस क्रिएट किया था। ठीक है, तो इस वीडियो में कंप्लीट आप कर्नाटिक युद्ध को समझेंगे और सारे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगे और कॉन्सेप्ट भी देखने को मिलेंगे। बहुत ध्यान से पढ़ना है, मैप पर आपकी नजर हो। और उससे बड़ी बात यह है कि आपको कर्नाटिक युद्ध पढ़ने से पहले दो इंपॉर्टेंट प्लेयर्स, एक रॉबर्ट क्लाइव और दूसरा डुप्ले, इन्हें भी समझना होगा। इसी वीडियो में आप इन दोनों को भी समझेंगे। लेकिन उससे पहले एक ओवरव्यू लेते हैं कि सर कर्नाटिक युद्ध क्या है। तो सबसे पहले ध्यान में रखना है कि कर्नाटिक युद्ध को हम एंग्लो फ्रेंच राइवलरी भी कह सकते हैं। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच दक्षिण भारत में हुए युद्ध को ही कर्नाटिक युद्ध कहा जाता है। ये युद्ध कुल 3 बार लड़े गए हैं। 1746-48 में पहली बार, जिसे फर्स्ट कर्नाटिक वार कहा जाता है। 1749 to 54 सेकेंड कर्नाटिक वार कहा जाता है। और 1756 से 63 इसे तीसरा कर्नाटिक वार कहा जाता है। तो ये 3 कर्नाटिक वार हैं, इनको आपको ध्यान में रखना है। हमने जैसा कि बताया कि रॉबर्ट क्लाइव और डुप्ले को भी पढ़ना होगा आपको। तो बेसिक समझते हैं पहले रॉबर्ट क्लाइव के बारे में। रॉबर्ट क्लाइव का जन्म 29 सितंबर 1725 में हुआ और इसकी डेथ जो हुई वो 22 नवंबर 1774 में, यहां पर नोट करेंगे 1774 में हुई थी। ठीक है, और ये बंगाल के पहले ब्रिटिश गवर्नर के रूप में शुरुआत करता है अपनी जिंदगी को। ही बिगेन एज अ राइटर फॉर द ईस्ट इंडिया कंपनी आल्सो। ध्यान देंगे कि जो शुरुआत करता है ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर वो एक राइटर के रूप में करता है। और आप देखेंगे कि देखते ही देखते रॉबर्ट क्लाइव मिलिट्री और पॉलिटिकल सुप्रीमेसी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की इंडिया में स्टैब्लिश करता है। इसीलिए इसको बहुत फेम मिलता है, बहुत ज्यादा नेम एंड फेम मिलता है। 1744 में जब ये आता है काम करने, कहां पर, सेंट फोर्ट जॉर्ज मद्रास, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर पहली बार 1744 में कहां पर आता है, ये सेंट फोर्ट जॉर्ज मद्रास में आता है काम करने के लिए। ध्यान दीजिएगा, यहां से इसने ईस्ट इंडिया कंपनी को इतनी ऊंचाई पर पहुंचाया कि इसको लोगों ने लॉर्ड क्लाइव कह दिया। रॉबर्ट क्लाइव की जगह पर इतिहासकारों ने इसे लॉर्ड क्लाइव कहा और कहा कि इतिहास से उतरा हुआ सेनापति है, ये तो कोई युद्ध हारता ही नहीं था। तो क्या इसकी स्ट्रेटजी थी और कैसे काम करता था वो भी थोड़ा समझेंगे। इसको जो फेम मिलता है, जो बहुत ज्यादा नाम मिलता है, वो तब मिलता है जब चंदा साहब और फ्रांस की जो सेना थी, उन दोनों को हरा करके ये एरकॉट को अपने कंट्रोल में लेता है, जो कि कर्नाटक की राजधानी थी। तो इस पॉइंट से रॉबर्ट क्लाइव को बड़ा ही फेम मिलता है दक्षिण भारत में। और साथ में जब देखिए, जब आप किसी की मदद करते हैं, कर्नाटक के नवाब की जो आप मदद करेंगे, उनकी राजधानी को आप सुरक्षित करेंगे, तो ऐसे में आपको धन तो मिलेगा ही मिलेगा। अभी आगे आप देखिएगा, यही वो क्लाइव है जो बंगाल में सिराजुद्दौला को हरा करके, यूं कहें कि षड्यंत्र करके सिराजुद्दौला की हत्या करा करके मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाता है बैटल ऑफ प्लासी के बाद। और उसके बाद बंगाल का खजाना मीर जाफर लुटा देता है बैटल ऑफ प्लासी के बाद। किसके लिए? रॉबर्ट क्लाइव के लिए। इतना सोने चांदी और हीरे जवाहरात मिलता है कि ले जा नहीं पाते हैं वो। और इस बड़े मिले हुए धन से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो आर्मी होगी वो बहुत मजबूत होती चली जाएगी। और यही कारण है कि एक एक करके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे भारत पर कंट्रोल करेगी। ठीक है, इसे क्लाइव ऑफ इंडिया भी कहा गया, इसे कॉन्कर ऑफ इंडिया भी, कॉन्करर ऑफ इंडिया मतलब भारत का विजेता कहा गया। राइट, याद रखेंगे आप लोग। थोड़ा सा एक क्रोनोलॉजी आप समझेंगे कि भारत में इसकी क्या गतिविधियां रही। तो 1744 में फोर्ट सेंट डेविड वहां आता है मद्रास में। ही वाज कॉल्ड बैक टू इंडिया, ही वाज कॉल्ड बैक टू इंडिया इन 1755 टू, देखिए 1753 तक ये रहा। इस पर भी क्वेश्चन आते रहते हैं, ध्यान दीजिएगा कि कब रहा और कब गया। इसके बाद ही वाज कॉल्ड बैक टू इंडिया इन 1755 टू इंश्योर ब्रिटिश सुप्रीमेसी एट द सब कॉन्टिनेंट अगेंस्ट द फ्रेंच। फ्रांसीसियों के खिलाफ जो सब कॉन्टिनेंट में ब्रिटिश सुप्रीमेसी थी उसको मजबूत करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए इसे दोबारा बुलाया गया 1755 में। और यहां पर आप देखेंगे ही बिकम द डिप्यूटी गवर्नर ऑफ सेंट फोर्ट डेविड एट क्यूडलर। क्यूडलर में वो फोर्ट सेंट डेविड का डिप्यूटी गवर्नर बनाया गया। 1757 में आपको मालूम है कि वाटसन की मदद से, यह बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, वाटसन की मदद से कलकत्ता को कैप्चर करता है। और यहीं से कहानी शुरू होती है सिराजुद्दौला के डेथ की। षड्यंत्र करके बैटल ऑफ प्लासी में नवाब की हत्या होती है और इतनी बड़ी सेना होने के बावजूद नवाब की हत्या करा करके मीर जाफर को क्या करता है, नवाब बना देता है। और इस प्रकार से बंगाल में पपेट सरकार बनाने का जो शुरुआत होता है वो बैटल ऑफ प्लासी के बाद होता है और उसका सारा क्रेडिट रॉबर्ट क्लाइव को जाता है। इस प्रकार से आप देखेंगे तो बैटल ऑफ प्लासी के बाद रॉबर्ट क्लाइव एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में किंग मेकर बन जाती है। जब हम बंगाल विजय को पढ़ेंगे, अभी इसके बाद वाले लेक्चर में आप पढ़ेंगे, तो वहां पर आप आराम से समझेंगे इसको कि क्या हुआ था। लेकिन इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि रॉबर्ट क्लाइव के अंदर कोई तो ऐसी खास बात थी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत ही हाई सुप्रीमेसी की तरफ लेकर के जा रही थी। ठीक है, इसके पैरेलल एक दूसरा व्यक्ति जिसका नाम है डुप्ले, जोसेफ फ्रैंकोइस डुप्ले,
ही वॉज अ फ्रेंच। इसके साथ इसका नाम लेना इसलिए जरूरी है कि कहीं ना कहीं रॉबर्ट क्लाइव के सामने जो चुनौती थी वो डुप्ले की थी, और बावजूद इसके कि डुप्ले को पूरी तरीके से हरा करके दक्षिण भारत में अपना कंट्रोल स्थापित करने में रॉबर्ट क्लाइव सफल रहा। तो थोड़ा सा आप इनके बारे में भी जानिए, ठीक है। क्या जानेंगे? सबसे पहले ये जानेंगे कि इन 1741 में जोसेफ फ्रैंकोइस डुप्ले बिगन टू हैव एम्बिशंस फॉर अ फ्रेंच एम्पायर इन इंडिया। मतलब 1741 में लगता है डुप्ले को कि हम भारत में एक फ्रेंच एम्पायर को स्टैब्लिश कर देंगे, बट he was unable to persuade his superiors to support the concept। इसका कारण यह है कि वह अपने वरिष्ठों का जो सपोर्ट नहीं मिलता है, उसके पीछे एक बड़ा कारण है। मैंने आपको बताया शुरू में कि जो फ्रांस की कंपनी थी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, वह एक सरकारी कंपनी थी, जबकि जो ब्रिटेन की ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो प्राइवेट कंपनी थी। तो सरकारी कंपनी को सरकारी सपोर्ट मिलना चाहिए, लेकिन सरकार को लगता है कि यदि आप वहां पर कुछ गलत करोगे तो हमें तो जनता को जवाब देना पड़ेगा। इन सच सिनेरियो कई बार आपको सरकारी सपोर्ट ना मिलने के कारण आप यहां पर अच्छे से काम नहीं कर पाते, लेकिन यदि आपके मन में एम्बिशन है तो आप कुछ ना कुछ तो करेंगे ही करेंगे। इसी बीच में रॉबर्ट क्लाइव आ जाता है 1744 में। अब एक तरफ फ्रांसीसी अंडर द लीडरशिप ऑफ डुप्ले एंड ब्रिटिश अंडर द लीडरशिप ऑफ रॉबर्ट क्लाइव। कहा जा रहा है कि दिस रफ ब्रिटिश ऑफिसर डैश डुप्ले एस्पिरेशंस टू एस्टैब्लिशिंग अ फ्रेंच कॉलोनी इन इंडिया। मतलब इसका यह हुआ कि भारत के अंदर फ्रांसीसी उपनिवेश स्थापित करने की आकांक्षाओं को पूरी तरीके से धराशायी कर दिया। किसने? रॉबर्ट क्लाइव ने। कैसे किया वही कर्नाटक युद्ध में आपको समझना है, लेकिन यह समझिएगा कि डुप्ले की जो आकांक्षाएं थी कि हम फ्रांसीसी उपनिवेश बनाएंगे भारत में, उसको रॉबर्ट क्लाइव ने पूरी तरीके से समाप्त कर दिया। कैसे समाप्त किया देखिए। कहा जा रहा है कि पौंडीचेरी, ध्यान दीजिएगा, पौंडीचेरी वाज इन द कंट्रोल ऑफ फ्रेंच। पौंडीचेरी जो थी वो फ्रांसीसियों के कंट्रोल में थी, और मद्रास जो कंट्रोल में था वो अंग्रेजों के कंट्रोल में था। Pondicherry was seized by the British in 1761 and the French positions in India have remained marginalized ever since। कहा जा रहा है कि फ्रांसीसियों के कब्जे वाले पौंडीचेरी को 1761 में सीज कर दिया गया, कब्जा कर लिया गया, और तब से भारत में फ्रांसीसियों का अधिकार जो रहा वो बिल्कुल किनारे पर ही रहा, वो कभी भी मेन स्ट्रीम में नहीं आ पाए, ठीक है। डुप्ले यूटिलाइज द नवाब ऑफ कर्नाटक टू prevent the English from fighting his territory, allowing the French colonists in Pondicherry to be protected until the French soldiers gained sufficient strength. After the English were vanquished, the Nawab promised Madras in exchange। अभी इस बात को थोड़ा आप समझ लीजिए, कहानी छोटी सी, बहुत छोटी सी कहानी है कि डुप्ले ने मद्रास को कैप्चर करने के लिए कर्नाटक के नवाब से एक वादा किया था कि आप हमारी मदद करो और हम मद्रास को कैप्चर करके आपको हैंडओवर कर देंगे। लेकिन कैप्चर करने के बाद डुप्ले ने बगावत कर दिया और कहा कि हैंडओवर नहीं कर रहे हैं। इसी कारण आप देखेंगे कि बैटल ऑफ सेंट थोम वहां पर होता है, जिसमें फ्रांसीसी सेना जो होती है वो कर्नाटक के नवाब से लड़ती है, और यहीं से आप देखेंगे कि वहां पर एक ट्विस्ट दिखाई देता है, जो कि आप अभी पहले कर्नाटक युद्ध में ही पढ़ेंगे, तो उसे समझने का कोशिश करिएगा, ठीक है। यदि हम बात करें थोड़ा सा और डुप्ले के बारे में, तो डुप्ले भारतीय राजाओं के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप करने वाला पहला यूरोपीय था। ये इंटरनल पॉलिटिक्स में इंटरफियर कर रहा था। उसके पीछे कारण है क्योंकि फ्रांसीसियों को और अंग्रेजों को दोनों को बात समझ में आ रही थी कि भारतीय राजाओं को आपस में लड़ाते रहो और अपना काम करते रहो, ठीक है। ही सपोर्टेड मुजफ्फर जंग। देखिए हैदराबाद जो था ना वो सेंटर ऑफ पावर हुआ करता था दक्कन में, यानी दक्कन की पूरी राजनीति को डील करने के लिए हैदराबाद का जो निजाम होता था वही अथराइज्ड होता था बेसिकली मुगलों के टाइम पर। तो ही सपोर्टेड मुजफ्फर जंग फॉर हैदराबाद एंड चंदा साहिब फॉर कर्नाटक एंड हिज कैंडिडेट्स वर इलेक्टेड एंड इन एक्सचेंज ही मेड सिग्निफिकेंट कॉन्सेंसस टू डुप्ले। हैदराबाद के लिए मुजफ्फर जंग और कर्नाटक के लिए चंदा साहिब का समर्थन किया उसने, और उसके उम्मीदवार चुने गए, उसके बदले में उसने डुप्ले को महत्वपूर्ण रियायतें दी। ये बहुत कॉमन सेंस था कि हम आपको किंग बनाएंगे और आप हमें उसके बदले में रियायत देंगे। तो इस तरीके से डुप्ले इंटरनल पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो चुका था, राइट। फ्रॉम 1742 until 1754 he was governor general of the French territories in India. Duplé died destitute and improvised in Paris। डुप्ले की मौत जो होती है वो गरीबी और दरिद्रता में होती है, और ईयर क्या था 1764, ठीक है। अब इसका देखो संबंध जो है वो इस चीज से लेना देना नहीं है कि कौन अमीरी में मरता है कौन गरीबी में मरता है। हाँ ये सच है कि जब आप कोई बहुत बड़ा एम्बिशन रखते हैं और उसे कई बार प्राप्त नहीं कर पाते तो लोग आपको फेलियर मान लेते हैं कि आपके पास जीतने की ताकत नहीं है, आपके पास करने की क्षमता नहीं है और आप एक फेल इंसान है। ऐसे में
धीरे धीरे रिसोर्सेस आपके पास कम होने लगते हैं। तो शायद कुछ ऐसा ही हुआ डुप्ले के साथ। डुप्ले को फ्रांस की सरकार ने वापस बुला लिया था। वापस बुलाने के बाद सुविधाएं बंद कर दी गई थी, बहुत सारी चीजें थी। अंत में इसकी मौत कब होती? 1764 में। और क्लाइव की मौत कब होती? 1774 में। ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। आपने दोनों के बारे में समझा और ये बखूबी आपने समझा कि कहीं ना कहीं डुप्ले जो था वो बहुत कमजोर पड़ गया एक टाइम पर आकर के, और क्लाइव जो था वो बहुत स्ट्रांग था, उसने ब्रिटिश पावर को स्टैब्लिश किया इंडिया में, राइट। तो इस प्रकार से दोनों ही सेनापतियों के बारे में पढ़ने के बाद अब हम मूव करते हैं पहले कर्नाटक युद्ध की तरफ। पहले कर्नाटक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद फिर तीसरा। पहले कर्नाटक युद्ध के बारे में हम पढ़ें उससे पहले हम लोग क्रोनोलॉजी देखते हैं कि क्रोनोलॉजी क्या है इस युद्ध की। टाइम पीरियड याद रखना है। टाइम पीरियड कब से कब तक का है? 1744 से 1748 के बीच में चलता है ये। लेकिन भारत में जो ये होता है वो 1746 से लेकर के 1748 तक। तो यहां पर आप चाहें तो ऐसे करेक्शन भी कर सकते हैं, 1746 से 48 से कर सकते हैं, ठीक है जी। देखिए क्या इसमें है, क्रोनोलॉजी समझिएगा कि देखिए ये इसका जो संबंध है सीधे सीधे ना वो ऑस्ट्रिया पर सक्सेशन को लेकर के है। ऑस्ट्रिया एक जगह थी यूरोप के अंदर और उसको प्राप्त करने के लिए ब्रिटेन और फ्रांस दोनों आपस में लड़ रहे थे, और उसी के इन्फ्लुएंस में यहां पर ये दोनों कंपनी आपस में लड़ी, जो पहला कर्नाटक युद्ध के नाम से आया था। देखिए क्रोनोलॉजी समझिएगा। 1740 में द ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन ब्रोक आउट इन यूरोप आफ्टर द डेथ ऑफ एम्परर चार्ल्स सिक्स्थ। चार्ल्स 6 के मरने के बाद ऑस्ट्रिया सक्सेशन को लेकर के 1740 में यूरोप में उत्तराधिकार का युद्ध छिड़ता है। 1744 में कहा जा रहा है कि द ब्रिटिश वर ड्रॉन इनटू द वॉर इन 1744 ऑन द अपोजिट साइड ऑफ फ्रांस। यानी कि 1744 में फ्रांस के विरोध में अंग्रेज युद्ध में कूदते हैं। दिस लेड टू कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द ट्रेडिंग कंपनीज इन इंडिया एज वेल। इसी के कारण भारत में व्यापार कर रहे इन दोनों कंपनियों के बीच में आपस में संघर्ष शुरू होता है। होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। 1745 में क्या होता है? 1745 में द ब्रिटिश रॉयल नेवी अटैक्ड द फ्रेंच फ्लीट। ध्यान समझना, 1745 में देखिए युद्ध का परंपरागत कारण बहुत होता है। जैसे पहले से आपसे किसी से विवाद चला आ रहा है तो ये बात तो ठीक है, लेकिन अचानक से जिस दिन आपका झगड़ा हुआ होगा ना उस दिन कुछ ना कुछ जरूर हुआ होगा। उसे हम लोग इमीडिएट रीजन कहते हैं युद्ध का, वो तात्कालिक कारण होता है। जैसे भारत पाकिस्तान के बीच में बहुत सारे विवाद हैं, लेकिन यदि आज युद्ध शुरू हो जाए तो उसके पीछे कोई ना कोई आज का कारण जरूर होगा, अचानक से युद्ध नहीं शुरू हो जाएगा, ठीक है। ठीक ऐसे ही समझना कि 1745 में क्या हो रहा है कि द ब्रिटिश रॉयल नेवी अटैक्ड द फ्रेंच फ्लीट विच लेड टू द फ्रांस गोव जनरल डुप्ले कॉलिंग फॉर एडिशनल फोर्सेस लीडिंग टू द एस्केलेशन ऑफ नेवल फोर्सेस इन द एरिया अराउंड मद्रास एंड पौंडीचेरी। मद्रास और पौंडीचेरी के आसपास के क्षेत्रों को कंट्रोल करने के लिए कुछ जहाजें मॉरिशस से आ रही थी मद्रास की तरफ, और उसी जहाज की फ्लीट को एक ब्रिटिश रॉयल नेवी का अधिकारी क्या करता है? कैप्चर करता है, रोकता है, कंट्रोल कर लेता है। यानी कि अंग्रेज सिपाही ने फ्रांस की जहाजों को रोक लिया समंदर के अंदर। अब ये बात डुप्ले को बुरी लगेगी कि भाई तुमने क्यों रोका। तो जब डुप्ले को बुरी लगेगी तो देखेंगे आप कि क्या करेगा, वो मद्रास को सीज करेगा। और मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि मद्रास किसके कंट्रोल में था? अंग्रेजों के कंट्रोल में था। The war began in 1746 when the French, led by Governor Joseph Francois Duplessis, besieged and captured the British held Madras, चेन्नई जो अंग्रेजों के कंट्रोल में है उसको डुप्ले क्या कर रहा है भाई? अपने कंट्रोल में बिसीज कर दे रहा है, जब्त कर ले रहा है, कब्जा कर ले रहा है। ऐसे में अब ब्रिटिशर्स का काउंटर अटैक होगा, और ब्रिटिशर्स का जब काउंटर अटैक होगा तो जरा समझिएगा कि द ब्रिटिश अंडर एडमिरल एडवर्ड बॉस्कॉवन एंड लेटर रॉबर्ट क्लाइव। शुरुआत में ध्यान देंगे, शुरुआत में बॉस्कॉवन और उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव का लीडरशिप आता है। ब्रिटिश काउंटर अटैक होता है और इस काउंटर अटैक में मद्रास को वो दोबारा से प्राप्त कर लेते हैं, रीगेन्ड मद्रास इन 78। हाउएवर द सिचुएशन रिमेन्ड परकॉसिस। मतलब समझिएगा, कहानी तो ये है कि अंग्रेजों ने पांडिचेरी को कंट्रोल कर लिया था और फ्रांसीसियों ने मद्रास को। अब आपकी टेरिटरी हमारे पास और हमारी टेरिटरी आपके पास। इन सच सिचुएशन ना आप पावर में कमजोर हैं और ना ही हम पावर में कमजोर हैं, तो क्या होगा? फिर दोनों के बीच में एक समझौता होगा, और उस समझौते से हम इस युद्ध के अंत की बात करेंगे। और उसी समझौते को नाम दिया जाता है, क्या नाम दिया जाता है? ट्रीटी ऑफ एक्स ला चापेली। लेकिन इस पूरे टॉपिक के अंदर ध्यान से समझेंगे तो एक फैक्टर और बहुत महत्वपूर्ण है, वो है बैटल ऑफ आडियार। बैटल ऑफ आडियार आप कह सकते हैं या बैटल ऑफ सेंट थोम भी कह सकते हैं। इस पॉइंट को समझने के लिए आपको समझना होगा कि इट वाज द सिग्नेचर वार ऑफ द फर्स्ट कर्नाटिक वार। यानी फर्स्ट कर्नाटिक वार की शुरुआत जो होती है वो यहीं से होती है। 24 अक्टूबर 1746
ये बैटल ऑफ अडियार है, ध्यान दीजिएगा। द बैटल वाज फॉट बिटवीन द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी एंड नवाब ऑफ एरकॉट फोर्सेस ओवर द सेंट जॉर्ज फोर्ट विच वाज हेल्ड बाय द फ्रेंच। ठीक है, ध्यान से समझना। मद्रास जीतने के बाद फ्रांसीसियों ने वादा किया था कर्नाटक के नवाब से कि हम आपको मद्रास हैंडओवर कर देंगे, और हैंडओवर ना करने के कारण मद्रास हैंडओवर ना करने के कारण कर्नाटक के नवाब ने फ्रांसीसियों के अगेंस्ट एक सेना भेजी, और जो युद्ध हुआ इन दोनों के बीच में, उसी युद्ध को हम बैटल ऑफ अडियार या सेंट थोम का युद्ध कहते हैं। ठीक है, इसमें अंग्रेजों की फ्रांसीसियों की क्या हुई थी, जीत हुई थी। ठीक है, अब ध्यान देंगे। अब जब फ्रांसीसियों की जीत यहां पर हो गई थी तो कर्नाटक के नवाब ने अंग्रेजों से मदद ली थी, और फिर इसके बाद अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में युद्ध शुरू हो गया था, इस प्रकार से बैटल ऑफ अडियार। ठीक है, हमने क्या कहा, दोनों बराबर पावर पर थे, दोनों बराबर पावर पर थे, तो इस वजह से दोनों के बीच में क्या हुआ, एक समझौता हुआ। उसी समझौते को हम नाम दे देते हैं ट्रीटी ऑफ एक्स ला चापेली। ईयर क्या था, 1748, ट्रीटी ऑफ एक्स ला चापेली। एक्स ला चापेली क्यों कहा गया, देखिए ध्यान से मैप में। एक्स ला चापेली जो है ये एक जगह का नाम है, जो फ्रेंच में हम इसको एक्स ला चापेली कहते हैं, और जर्मन में इसको हम एचएन कहते हैं। ठीक है ना, इट इज अ सिटी ऑफ जर्मनी। लोकेशन आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैप लगा हुआ प्रॉपर। ठीक है, ये किंगडम ऑफ फ्रांस इधर आपको दिखाई दे रहा है, ये किंगडम ऑफ फ्रांस आपको दिखाई दे रहा है प्रॉपर, और ये इस प्रकार से आप याद रखिएगा। एक्स ला चापेली जो है वो एक्स ला चापेली आप देख सकते हैं, इसकी लोकेशन हमने बताया कि जर्मन में इसे एचएन कहते हैं और फ्रेंच में एक्स ला चापेली कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये आपका फर्स्ट कर्नाटिक वार तो समाप्त हो गया। कंक्लूजन क्या निकला वो भी आपको समझ में आ गया। अब हम लोग बात करेंगे सेकेंड कर्नाटिक वार की। कुल 3 हुए हैं। सेकेंड कर्नाटिक वार में आप देखिए, सेकेंड कर्नाटिक वार का टाइम पीरियड देखिएगा 1749 से 54 तक, पहला पॉइंट आपको याद रखना है। इसके बाद दूसरे पॉइंट की तरफ हम बढ़ेंगे तो इस युद्ध की शुरुआत भी एक दूसरे युद्ध से होती है जिसे हम बैटल ऑफ अंबर कहते हैं। जरा याद रखिएगा कि पहले कर्नाटिक युद्ध में बैटल ऑफ अडियार सिग्नेचर वार था, वहां से शुरुआत होती है, और दूसरे कर्नाटिक वार में बैटल ऑफ अंबर। क्या कह रहा है कि द वार बिगिन विद अ सिग्निफिकेंट एंगेजमेंट ऑफ अंबर इन 1749 वेयर चंदा साहिब फोर्सेस बैक्ड बाय द फ्रेंच clashed with the British backed forces of मोहम्मद अली खान वालाजाह। मोहम्मद अली खान वालाजाह को सपोर्ट कौन कर रहा है जी, ब्रिटिश कर रहे हैं, और चंदा साहिब को सपोर्ट कौन कर रहा है, माफ करिएगा, फ्रेंच कर रहे हैं। तो चंदा साहिब की फोर्सेस ने फ्रेंच सपोर्ट से मोहम्मद अली खान की फोर्सेस पर अटैक कर दिया। इसका मतलब है एक तरीके से डायरेक्टली देखें तो फ्रांसीसी के सपोर्ट से अंग्रेजों के सपोर्ट वाली फोर्स पर हमला है, और यहां से विवाद शुरू हो गया दोनों के बीच में। ठीक है जी, दोनों के बीच में विवाद हो गया। कहा जा रहा है कि विथ जस्ट 212 सोल्जर्स रॉबर्ट क्लाइव असॉल्टेड एंड टू कंट्रोल ऑफ एरकॉट इन अगस्त 1751। अगस्त 1751 में रॉबर्ट क्लाइव ने एरकॉट पर कंट्रोल कर लिया। जब एरकॉट पर कंट्रोल हो गया और एरकॉट वाज द कैपिटल, ड्यू टू डुप्ले पॉलिसी सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल लॉस, द फ्रेंच गवर्नमेंट चूज टू रिकॉल हिम इन 1754। दिस इज द वेरी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट फॉर यू ऑल कि फ्रांस की सरकार ने डुप्ले को क्या कर दिया, फ्रांस की सरकार ने डुप्ले को उसकी खराब नीतियों के कारण 1754 में वापस बुला लिया। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया एग्जाम के अंदर कि डुप्ले को वापस कब बुलाया गया है, तो 1754 में बुलाया गया, याद रखिएगा। और यहां से देखेंगे कि डुप्ले वाज रिप्लेस्ड एज द फ्रेंच गवर्नर जनरल इन इंडिया बाय गोडेहू। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बनता है कि डुप्ले को किसने रिप्लेस किया, यानी कि डुप्ले के बाद अपॉइंट कौन किया गया, तो गोडेहू को अपॉइंट किया गया गवर्नर जनरल फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का। और गोडेहू परस्यूड अ स्ट्रेटजी ऑफ डिप्लोमेसी विद द इंग्लिश एंड साइंड अ पैक्ट विद देम। कौन सा पैक्ट साइन हुआ, इट वाज द ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 1754 पहले कर्नाटक युद्ध के बाद ट्रीटी ऑफ एक्स ला चापेली, और दूसरे कर्नाटक युद्ध के बाद ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी। द वार कंक्लूडेड विद द शाइनिंग ऑफ द ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी इन 1754 विथ रीअफर्म्ड मोहम्मद अली खान वालाजाह एज द नवाब ऑफ कर्नाटक। याद करिए, चंदा साहिब को डिफीट करके मोहम्मद अली खान को कर्नाटक का नवाब बनाया जाएगा। यानी कि दूसरे युद्ध में हम समझें तो पूरी तरीके से ब्रिटिश डोमिनेंस दिखाई देता है कर्नाटक के ऊपर, ब्रिटिश डोमिनेंस कर्नाटक के ऊपर दिखाई देता है। ऐसा लग रहा है कि अंग्रेज भारी पड़ रहे हैं फ्रांसीसियों से, बट अभी भी फ्रांसीसी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। कहीं ना कहीं अभी वो एक बार और लड़ेंगे जब तक कि स्थिति बिल्कुल क्लियर नहीं हो जाएगी कि क्या चल रहा है। लेकिन यहां पर आपको एक बात और ध्यान में रखना है, वो ये कि 1756 से लेकर के 63, ये जो 7 वर्ष है ना, इसे 7 इयर्स ऑफ वॉर कहते हैं। ये शुरू होता है वहां पर यूरोप के अंदर, लेकिन इसी के बीच में भारत में भी शुरुआत हो जाती है अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में। तीसरी बार कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है 1756 में,
लेकिन 1756 के कॉन्फ्लिक्ट शुरू होने के साथ ही साथ रॉबर्ट क्लाइव ये देखता है कि 1756 में ही उधर कलकत्ता के अंदर थोड़ी प्रॉब्लम होती है। क्या प्रॉब्लम होती है उसको समझिएगा, कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, ये आपको मदद करेगी बंगाल विजय को समझने में। ठीक है, 1756 में क्या है देखिए, जब फ्रांस की कंपनी वहीं चंद्रनगर में बनी हुई है, वहीं कलकत्ता में ब्रिटेन है, दोनों के फैक्ट्रियों के बने हुए सामान, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने वाले सामान खुले मैदान में रखे हैं, तो एक डर है कि कहीं कोई उसमें आग ना लगा दे, कोई लूट ना ले जाए, तमाम पहलू हैं। तो कलकत्ता को 1756 में फोर्ट में बदला जा रहा है, किले बनाया जा रहा है, कलकत्ता की किलेबंदी अंग्रेज करना चाह रहे हैं। और बंगाल में कौन था जी, सिराजुद्दौला नवाब था। उसे ये बात बहुत बुरी लगती है कि बिना हमारी परमिशन के किलेबंदी कैसे हो रही है। वो आता है और गुस्से में बहुत सारे ब्रिटिश अधिकारियों और कर्मचारियों को छोटे से कमरे में बंद कर देता है, और उस काल कोठरी में बहुत सारे लोग मर जाते हैं। रॉबर्ट क्लाइव को बात बहुत बुरी लगती है और वो प्लान करता है कि हम कलकत्ता में ऐसा षड्यंत्र करेंगे कि नवाब की हत्या करेंगे बंगाल के अंदर, और वही होता है बैटल ऑफ प्लासी में। बैटल ऑफ प्लासी में सिराजुद्दौला की हत्या करवा करके मीर जाफर को रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के मुर्शिदाबाद की गद्दी पर बैठा देता है, और ऐसे में मीर जाफर ने दोनों हाथों से भर भर के खजाना लुटाया 1757 में। और वो 1757 में जो रॉबर्ट क्लाइव को ढेर सारा पैसा मिलता है, जो ढेर सारा खजाना मिलता है, उस खजाने का प्रयोग करके जो मिलिट्री स्ट्रांग होती है, आर्मी स्ट्रांग होती है, उसी आर्मी का प्रयोग होगा यहां पर दक्षिण भारत में, और फ्रांसीसियों को अंग्रेज एकदम से हरा देंगे वांडीवास के युद्ध में, इसी तीसरे कर्नाटक युद्ध के दौरान। ठीक है, बात आपको समझ में आ रही होगी, आइए समझते हैं जरा। कहा जा रहा है कि इस पर्टिकुलर युद्ध के दौरान कहा जा रहा है कि मैनिफेस्टेशन इन इंडिया द थर्ड कर्नाटिक वॉर मैनिफेस्टेड दिस लार्जर कॉन्फ्लिक्ट एंड क्लाइव का क्या एक्शन था ये समझिएगा कि विथ आउटब्रेक ऑफ 7 years वार, यानी यूरोप में जो आउटब्रेक हो रहा है 7 years का, रॉबर्ट क्लाइव कैप्चर्ड चंद्रनगर। ध्यान दीजिएगा, रॉबर्ट क्लाइव कैप्चर्ड चंद्रनगर। चंद्रनगर किसके कंट्रोल में था जी, फ्रांसीसियों कंट्रोल में। द फ्रेंच सेटलमेंट इन बंगाल effectively ending French influence in the region. However, the French still maintained their power in the south, right? Count de Lally, ये आप देखें ध्यान से कि Count de Lally was the French government appointed him as the supreme commander of the French forces in India, and Lally swiftly secured Fort Saint David after a brief siege, as the British were actively involved in Bengal. ठीक है, काउंट डी लैली की बात करी जा रही कि फ्रांसीसी सरकार ने भारत में फ्रांसीसी सेना का सर्वोच्च कमांडर नियुक्त किया। लैली ने एक संक्षिप्त घेराबंदी के बाद एक फोर्ट सेंट डेविड को जल्दी से सुरक्षित कर लिया, क्योंकि अंग्रेज बंगाल में सक्रिय रूप से शामिल थे। ठीक है, अब इसमें देखेंगे क्या होगा। इन दक्कन रीजन द पॉलिटिकल सिचुएशन क्विकली चेंज्ड अगेंस्ट द फ्रेंच। दक्कन में फ्रांसीसियों के खिलाफ जो पॉलिटिकल सिचुएशन थी वो बहुत ही तेजी से बदलती है, और देखते ही देखते आप देखेंगे कि एक बहुत बड़ा लॉस होता है 1758 आते आते। राजमुंद्री और मसूलीपट्टनम 1758 1759 दोनों में ही हाथ से निकल जाता है, और ये बहुत बड़ा लॉस होता है फ्रांसीसियों का। इसके साथ जो निजाम थे, मैंने आपको बताया दक्कन में पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए जो जिम्मेदारी थी वो किसके ऊपर थी, हैदराबाद के निजाम के ऊपर थी। उनका जो अंग्रेजों के साथ एग्रीमेंट था, कहा जा रहा है द निजाम ऑफ हैदराबाद सलाबत जंग विदाउट इंगेजिंग इन द बैटल साइंड एन एग्रीमेंट विद द ब्रिटिश ट्रांसफरिंग मसूलीपट्टनम एंड नदर्न सिरकार्स फ्रॉम फ्रेंच कंट्रोल टू द इंग्लिश। यानी कि अंग्रेजों के पास अब ऐसी टेरिटरी भी आने लगी जो कि अभी तक फ्रांसीसियों के कंट्रोल में थी। अब आप समझ सकते हैं कि 1758-59 आते आते फ्रांसीसी इकोनॉमिक लॉस की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, और साथ में मिलिट्री लॉस भी उनका बहुत बड़ा हो रहा है। और ऐसे में ध्यान दीजिएगा, द सीज ऑफ मद्रास commenced in December 1758, and although both sides suffered casualties, the French could not make significant progress. Eventually, General Pocock arrived with the fleet to provide relief for Madras, forcing Lally to lift the siege and retreat to Kanchipuram. And the Battle of Vandivas, ये आ गया वक्त 1760 में, जब अब तय हो जाएगा कि भारत में, दक्षिण भारत में, कर्नाटक में फ्रांसीसी रहेंगे या अंग्रेज रहेंगे। द बैटल ऑफ वांडीवास एंड द फॉल ऑफ पांडिचेरी। क्या होता है देखिएगा, आफ्टर लैली रिटायर्ड टू पांडिचेरी, a French contingent remained in Arcot. The British forces led by Sir Eyre Coote, very important fact, वांडीवास के युद्ध में ब्रिटिश फोर्सेस को कौन लीड कर रहा था जी, सर आयर कूट लीड कर रहा था, एडवांस टुवर्ड्स वांडीवास बट अनएक्सपेक्टेडली डाइवर्टेड देयर अटेंशन टू कांचीपुरम, कैप्चरिंग इट। कांचीपुरम को कैप्चर कर लेता है, और इसके बाद
इसके बाद द डिसिसिव बैटल टुक प्लेस बिटवीन आयरकूट एंड लैली एट वांडीवास। आयरकूट और लैली के बीच में वांडीवास का युद्ध लड़ा जाता है 1760 में, और बसी वॉज डिफीटेड एंड टेकन एज प्रिजनर। बसी फ्रांसीसी था, ये डिफीट, ये हार जाता है, इसे जेल भेजा है। वाइल लैली रिट्रीटेड टू पौंडीचेरी, लैली जो था वो पौंडीचेरी भाग जाता है, ठीक है। और इस प्रकार से अंग्रेज पौंडीचेरी को सीज कर देते हैं 1761 में। और फाइनली वांडीवास के युद्ध ने दक्षिण भारत में अंग्रेजों को स्टैब्लिश कर दिया और फ्रांसीसियों का अधिकार हमेशा हमेशा के लिए दक्षिण भारत से क्या हो गया, समाप्त हो गया। फिर उन्होंने कभी क्लेम नहीं किया साउथ इंडिया में कि हमें भी साउथ इंडिया चाहिए। और इसके बाद आप देखेंगे तो अंग्रेजों ने माहे को कंट्रोल में ले लिया। और इस तीसरे युद्ध की जो समाप्ति हुई वो इस प्रकार से हुई कि जो यूरोप में 7 ईयर वार चल रहा था वो समाप्त होता है ट्रीटी ऑफ पेरिस के साथ 1763 में, और उसी के साथ माना जाता है कि भारत में भी तीसरा कर्नाटक युद्ध समाप्त हो गया। तो इस प्रकार से आपने अभी तक जो देखा, अंग्रेजी शासन की स्थापना भारत में जो हो रही है उसमें मैसूर की एक बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि मैसूर को पाने के लिए अंग्रेजों ने पूरी ताकत लगा दी थी। ऐसे में मैसूर के अंदर हैदर अली और टीपू सुल्तान ने किस तरीके से कब तक मैसूर को कैसे संभाला था ये आपको समझना है। लेकिन आगे बढ़ूं मैं उससे पहले ये आपको बता दूं कि ये जो लेक्चर है आपके लिए, ये लेक्चर आईएएस प्रीलिम्स, आईएएस मेंस, पीसीएस प्रीलिम्स, पीसीएस मेंस, आरओ प्रीलिम्स, आरओ मेंस के लिए डिजाइन किया गया है। तो डेफिनेटली आप देखेंगे कि इस लेवल पर आकर के आप परीक्षा की तैयारी करते हैं तो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम यदि आप दे रहे हैं तो वहां पर आपको मदद मिलेगी। हमने कॉम्प्रिहेंसिवली एक एक पार्ट को कवर करने की कोशिश की है एंग्लो मैसूर वार के अंदर। बहुत ही अच्छे से समझेंगे आप, लास्ट तक बिल्कुल तसल्ली से देखिएगा। और उसके बाद क्योंकि जो बातें समझाने के क्रम में मैक्सिमम आपके कंटेंट में लिखी जा सकती हैं वो हमने इसमें डाल दिया है, जिससे कि कभी दोबारा आप सिर्फ ये पीपीटी को स्क्रॉल कर लें ऐसे तो आपको वो कहानी सामने मिल जाए, पूरा वीडियो देखने की आवश्यकता दोबारा ना पड़े, ठीक है। तसल्ली से बिल्कुल पढ़ेंगे। आइए समझते हैं। एक बहुत ही डिसिसिव वार की पूरी सीरीज रही है जहां पर आपको ध्यान देना है। सबसे पहले मैप इसलिए साथियों की मेरा ऐसा मानना है कि इफ यू आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द हिस्ट्री सो डेफिनेटली मैप का नॉलेज होना बड़ा जरूरी है, ठीक है। आप देखो, जब तक मैप क्लियर नहीं होगा आपके दिमाग में ना अप्रोच नहीं बनती है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर कुछ लोकेशंस आपको दिखाऊंगा, उन लोकेशंस को समझिएगा। ये जो डॉटेड लाइन, जो ब्लू डॉटेड लाइन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, जिसके पैरेलल अब मैं रेड डॉट बना रहा हूं, ये पूरी की पूरी टेरिटरी आप देख सकते हैं जो आपको दिखाई दे रही है, ये निजाम की टेरिटरी है। और निजाम का सेंटर ऑफ पावर क्या होगा जी, हैदराबाद होगा। और निजाम के पास ही शक्तियां थी दक्कन में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की, कंट्रोल करने की। इसी क्रम में आप देखेंगे कि निजाम से बिल्कुल लगी हुई जो बाउंड्री सीमाएं दिखाई दे रही हैं, ये एरिया जो आपको दिखाई दे रहा है ये मैसूर का एरिया था। आप इसे समझ सकते हैं कि काफी सेंट्रल पोजीशन है। लेकिन इसमें जो आपके लिए समझने वाली बात है वो ये है कि देखिए यहां पर एक कोस्टल सिटी मैंगलोर दिखाई दे रही है और उसके जस्ट नीचे ये माहे दिखाई दे रहा है। और माहे के साथ साथ आप देखिए इधर मद्रास दिखाई दे रहा है आपको, और मद्रास के साथ साथ इधर पांडिचेरी दिखाई दे रहा है आपको। तो आप सब जानते हैं कि मद्रास पर अंग्रेजों का कंट्रोल था। और वांडीवास के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को हरा करके पांडिचेरी तक सीमित कर दिया था। अब अंग्रेजों को अपना व्यापार जब बढ़ाना है, ब्रिटिश ट्रेड को बूस्ट करना है, तो उन सच सिचुएशन माहे उनको चाहिए, एट एनी कॉस्ट माहे चाहिए। और इस कोस्ट पर अभी हम आएंगे। आपको देखिए यहां पर आप इस वाले मैप में देखें तो ये करिकल है, ये करिकल है जस्ट पांडिचेरी से नीचे। तो माहे और करिकल ये दोनों ही कोस्ट लाइन के जो ट्रेड पॉइंट्स हैं ये अंग्रेजों को चाहिए एट एनी कॉस्ट। और आप देखेंगे कि जो माहे पर कंट्रोल नजर आएगा वो कहीं ना कहीं मैसूर का नजर आएगा। तो एक तो ये कारण बनेगा। दूसरा यह है कि मैसूर बहुत प्रोडक्टिव होगा एग्रीकल्चरली, कृषि के रूप में मैसूर बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव होगा। मैन्युफैक्चरिंग के लिए मैसूर बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव होगा, काफी समृद्धि होगी मैसूर के अंदर। ऐसे में अंग्रेजों को मैसूर चाहिए। अब मैसूर को प्राप्त करने के लिए वो क्या करेंगे ये आप समझिए ध्यान से इस पूरे वीडियो सीरीज के अंदर। देखिए इस पूरे टॉपिक को समझने के लिए आपको क्या क्या समझना होगा। एक तो वाडियार डायनेस्टी को समझना पड़ेगा, इस पर भी क्वेश्चन लिंक होते हैं। हैदर अली को समझना पड़ेगा, टीपू सुल्तान को समझना पड़ेगा, और साथ में कुल जो 4 बार अंग्रेजों और मैसूर के बीच में युद्ध लड़े गए हैं वो एंग्लो मैसूर वार को समझना पड़ेगा। ठीक है जी, एक एक करके क्विक एंड फास्ट देखते हैं। चूंकि बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव लिखा हुआ है इसलिए जो लिखा है उसे हम आपको पढ़ते हुए समझा देंगे, तो आपको कोई दिक्कत कहीं पर नहीं आएगी। ठीक है, समझिएगा।
सबसे पहले वॉडियार डायनेस्टी को समझते हैं। कहा जा रहा है कि आफ्टर द बैटल ऑफ तालीकोटा, तालीकोटा का जो युद्ध हुआ है 1565 में, ये भी काफी डिसिसिव युद्ध रहा है, which dealt a devastating blow to the विजयनगर किंगडम, several smaller kingdom emerged from its। 1565 में जब विजयनगर साम्राज्य को एक बहुत बड़ा विनाशकारी झटका लगता है तो उसके बाद बहुत सारे छोटे छोटे राज्य दक्षिण भारत में उभरते हैं। तालीकोटा के युद्ध को आप जानते हैं, तालीकोटा के युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य टूटता है। और क्या होता है, जब साम्राज्य टूटेगा तो छोटे छोटे राज्य बनते हैं। ऐसे में एक डायनेस्टी बनती है, किंगडम बनता है, जिसे आप वाडियार किंगडम कहते हैं। और इसकी स्थापना लगभग 1612 का टाइम पीरियड देखिएगा। एक हिंदू शासक जिसका नाम आप पढ़ेंगे यहाँ पर, कृष्णराज वाडियार, चिक्का कृष्णराज वाडियार, ये कई बार पूछा भी गया है। तो चिक्का कृष्णराज वाडियार के द्वारा डेवलप हो रही है, जिनका जो रूलिंग पीरियड आपको दिखाई दे रहा है वो 1734 से 1766 के बीच का दिखाई दे रहा है, 1734 टू 1766। अब ये ध्यान दीजिएगा, ये चिक्का कृष्णराज वाडियार जो है वो एक हिंदू शासक, और एक हिंदू शासक के शासन काल में आप देख सकते हैं, एक हिंदू शासक के शासन काल में एक मक्का के कुरैश फैमिली से संबंध रखने वाला व्यक्ति जिसका नाम हैदर अली है, हैदर अली, वो किस तरीके से इंटर करेगा और देखते ही देखते वो पूरे किंगडम के अंदर एक कमांडर के रूप में स्टैब्लिश हो जाएगा। यानी कि हैदर अली की योग्यता पर आप शक नहीं कर सकते हैं कि हैदर अली योग्य नहीं था। हैदर अली बहुत योग्य था, आपको अभी मैं बताऊंगा। हाँ, ये एक बात और समझिएगा कि हैदर अली पढ़ा लिखा नहीं था। इसका मतलब ये सच है कि डिप्लोमेसी या मिलिट्री या इकोनॉमिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, पावर को समझने के लिए जरूरी नहीं कि आप किताबी ज्ञान आपके पास हो ही। यदि किताबी ज्ञान नहीं भी है तब भी आप इनको बेहतर समझ सकते हैं। कि एग्जाम्पल आपको हैदर अली का दे सकते हैं और दूसरा एग्जाम्पल आप अकबर का ले सकते हैं, जिसे अक्षर का भी ज्ञान नहीं है लेकिन फिर भी इकोनॉमी की अच्छी समझ है, मिलिट्री की अच्छी समझ है, सोसाइटी की अच्छी समझ है, पॉलिटिक्स की अच्छी समझ है, डिप्लोमेसी की अच्छी समझ है। इसका मतलब क्या है कि ऐसा कोई मानदंड नहीं है कि नहीं आपके पास किताबी ज्ञान होगा तभी आप कुछ कर सकते हैं। आप पढ़िए हैदर अली के बारे में और समझिए क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि ही वाज बॉर्न इन 1721, वो 1721 में इसका जन्म होता है, राइट। और इसके बाद यह अपना जो कैरियर का शुरुआत करता है वो एक घुड़सवार के रूप में शुरुआत करता है। घुड़सवार मतलब एक सामान्य सैनिक। कहां पर, मैसूर आर्मी के अंदर। और मैसूर आर्मी के अंदर नंदराज और देवराज के कंट्रोल में एक घुड़सवार के रूप में अपना कैरियर का शुरुआत करता है कौन, हैदर अली, राइट। एक घुड़सवार सैनिक से शुरुआत करते करते मैं आपको बता रहा हूं कि वो मिलिट्री कमांडर के रूप में स्टैब्लिश करता है अपने आप को। सब कुछ उसी के हाथ में होता है। जो हिंदू शासक थे बस वो एक कठपुतली शासक बन चुके थे। सारा डिसीजन और सारा प्रमुख निर्णय कौन ले रहा है, हैदर अली ले रहा है। अब ऐसे में समझिएगा कि समस्या कहां पर उत्पन्न हो रही है। समस्या हो रही है 1767 में, जब अंग्रेजों को लग रहा है कि यह सही मौका है, हमें मैसूर चाहिए। अंग्रेजों को ऐसा क्यों लगेगा, देखिए किसी भी युद्ध के पीछे एक पृष्ठभूमि होती है, एक बैकग्राउंड होता है। अचानक से कोई युद्ध शुरू नहीं होता है। क्या पृष्ठभूमि रही है, क्या बैकग्राउंड रहा है, पहले वो समझेंगे और फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि इस युद्ध में क्या हुआ और फिर युद्ध समाप्त कैसे हुआ। लेकिन जरा 1767 से पहले नजर डाला जाए तो 1760 में वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को बुरी तरीके से हरा दिया था दक्षिण भारत में, वहीं तमिलनाडु में। और उसके बाद 1757 में 1757 में बैटल ऑफ प्लासी ने अंग्रेजों को बंगाल में किंग मेकर की भूमिका में ला करके खड़ा कर दिया। यानी कि अंग्रेज बंगाल में नवाब बनाएंगे, ढेर सारा पैसा लेकर के आ रहे हैं, मिलिट्री बहुत मजबूत हो रही है। और इससे जस्ट पहले आप देखेंगे 1764 में बैटल ऑफ बक्सर ने अंग्रेजों के कॉन्फिडेंस को आसमान पर ला करके खड़ा कर दिया था। क्यों? क्योंकि मुगल एम्पायर की आर्मी, अवध के नवाब शुजाउद्दौला की आर्मी और मीर कासिम की आर्मी ज्वाइंटली हार गई थी हेक्टर मुनरो के लीडरशिप में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से। ऐसे में जो अंग्रेजों का कॉन्फिडेंस है वो कहां पर है, एकदम पीक पर है। उन्हें लग रहा है कि मैसूर तो हम यूं चुटकियों में ले लेंगे, लेकिन ऐसा संभव नहीं है क्योंकि हैदर अली की पावर को समझना पड़ेगा। क्या हो रहा है देखिए, यही बात जो यहां पर लिखी हुई है, जो मैंने आपको बताया कि बंगाल पर अपनी सफल विजय के बाद अंग्रेजों को अपनी सैन्य शक्ति पर भरोसा हो गया। उसके साथ ही साथ कहा जा रहा है कि चूंकि अंग्रेज बहुत बड़े डिप्लोमेट थे तो उन्होंने हैदराबाद के निजाम के साथ 1766 में एक ट्रीटी साइन कर लिया। क्या ट्रीटी साइन कर लिया कि भाई निजाम, तुम्हें यदि खतरा कहीं से है तो कहां से है, मैसूर से है, तो हम तुम्हारे साथ रहेंगे जब भी कभी तुम्हारे साथ कोई समस्या आएगी। और इससे पहले एक पॉइंट और समझिएगा, जो कर्नाटिक वार में आपने पढ़ा, एयरकॉट कर्नाटिक की राजधानी थी, तो कर्नाटिक के नवाब की मदद कौन कर रहा है, अंग्रेज कर रहे हैं। यानी कि अंग्रेजों के फ्रेंड के रूप में कर्नाटिक है। और कर्नाटिक के नवाब और हैदर अली का आपस में पहले से ही मनमुटाव है और क्षेत्रीय विवाद है।
मराठों से पहले ही विवाद हैदर अली का, यानी कि हैदर अली की टेरिटरी को जरा समझिए इस मैप में समझिए यहां पर। तो इस मैप में देखो जरा, एक तरफ निजाम है, निजाम को अंग्रेज कह रहे हैं कि भाई तुम हमारे साथ रहो, यहां पर भी इंग्लिश फ्रेंड हो रहे हैं। एक तरफ मराठा है, मराठों से ऑलरेडी मनमुटाव चल रहा है। एक तरफ कर्नाटक है, इधर भी मनमुटाव चल रहा है। और इस तरफ मद्रास में ऑलरेडी अंग्रेज खुद ही बैठे हुए हैं, इन्हीं के कंट्रोल में है ये। तो आप ये समझो कि तीनों तरफ तो दुश्मन है, चारों तरफ। तो जब किसी भी टेरिटरी के 3-4 तरफ से दुश्मन होंगे तो उसको वहां पर अपने आप को बचाना बड़ा मुश्किल होगा। और अंग्रेजों ने इसका भरपूर फायदा उठाया। उन्होंने मराठों को, हैदराबाद के निजाम को और कर्नाटक के नवाब का आपस में अलायंस बनाया और कहा कि मैसूर पर एक साथ अटैक करेंगे और जो मिलेगा सब बांट लेंगे। हैदर अली के सामने चुनौती समझिए कितनी बड़ी है। लेकिन हैदर अली के बारे में हमने बताया कि ही वाज अ बेटर डिप्लोमेट। उसने इस अलायंस को ही तोड़ दिया। अपनी कूटनीतिक समझ से उसने निजाम को अलग समझा लिया, मराठा को अलग समझा लिया और कर्नाटक के नवाब को अलग समझा लिया। अब अंग्रेज पड़ गए अकेले। ध्यान दीजिएगा, अब अंग्रेज पड़ गए अकेले। और ऐसे में ध्यान दीजिएगा, ऐसे में जो बातें मैंने आपको अभी तक समझाई है वो यहां पर लिखा हुआ है, आराम से पढ़ना, ठीक है। अब ऐसे में अंग्रेजों के ऊपर होगा युद्ध, समझ रहे हैं। और युद्ध की स्थिति ऐसी बनेगी कि हैदर अली अपनी पावर का यूज करते हुए अंग्रेजों के साथ लड़ना शुरू करेगा। एक टेक्निकल पॉइंट यहां पर आपको समझना पड़ेगा कि जिस प्रकार के हथियार अंग्रेजों के पास होंगे, ठीक उसी प्रकार के हथियार मैसूर के पास भी होंगे। उसका एक कारण यह है कि मैसूर की दोस्ती थी फ्रांसीसियों से, और जिस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके ब्रिटेन के इंग्लैंड में बंदूक बनेगी, उसी प्रकार की टेक्नोलॉजी का यूज करके फ्रांस में भी बनेगी। तो जो फ्रांस जिसका दोस्त होगा उसके पास उस प्रकार की बंदूकें आएंगी। इसका मतलब है कि हैदर अली की आर्मी अंग्रेजों की आर्मी के सामने भागने वाली नहीं है। मतलब ऐसे नहीं है कि आप गोली चलाओगे और हम लाठी डंडे लेके खड़े हैं, आप गोली चला रहे तो हम भी गोली चलाएंगे। इसका मतलब है कि बंदूकों की लड़ाई है ये, और ऐसे में आर्मी कमजोर नहीं पड़ेगी। फिर क्या होगा, 1.5 साल तक दोनों के बीच में युद्ध चलेगा, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। आप खुद बताइए, यदि आप एक लंबे समय तक युद्ध लड़ें और कोई रिजल्ट ना निकले तो अंत में आप क्या कहते हैं कि सर समझौता ही कर लेते हैं। तो 2 साल तक लगभग युद्ध चलता है, 1.5 से 2 साल तक। और अंत में अब इसमें भी देखो एक चीज होती है, समझौता कौन करता है जानते हो? आपको एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है, प्रशासन में जाना, समझिएगा इस बात को। यदि आपको लग रहा है कि युद्ध हो रहा है और हमारा कहीं ना कहीं ज्यादा नुकसान हो रहा है एज कंपेरिजन टू अदर्स, इकोनॉमिक लॉस की संभावनाएं आपकी ज्यादा है लॉन्ग टर्म में, और आपको लग रहा है कि यदि आज हम युद्ध रोक दें तो हम अपने आप को रीस्टैब्लिश कर सकते हैं, तो समझौते की पहल आपकी तरफ से पहले हो जाएगी। समझदारी के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन जल्दी पहल कर ले। हैदर अली अंग्रेजों के सामने एक प्रपोजल रखता है कि लड़ाई में तो देखो कुछ होगा नहीं, आओ एक ट्रीटी कर लेते हैं। और उसी ट्रीटी को आप नाम देते हैं ट्रीटी ऑफ मद्रास, यानी कि मद्रास में बैठ करके कुछ बात होगी। इसे हम नाम देंगे फर्स्ट एंग्लो मैसूर युद्ध की समाप्ति जो हो रही है वो कैसे हो रही है, मद्रास की संधि के साथ हो रही है। और मद्रास की संधि जो हो रही है वो याद रखिएगा किसके बीच में हो रही है, हैदर अली के बीच में और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में हो रही है। ठीक है, संधियों के प्रोविजंस वैसे सामान्यतः पीसीएस प्रीलिम्स तक नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन इनकेस आप आईएएस प्रीलिम्स या पीसीएस मेंस या आईएएस मेंस लिख रहे होंगे तो वहां पर ये आपके काम आएगा, वहां पर थोड़ा बहुत पूछा जा सकता है, तो आप इसको आराम से देख सकते हैं। ठीक है, संधि हो गई, लेकिन एक बात तो तय है कि यदि एक बार ठीक से मन मुटाव हो गया, युद्ध हो गया, तो चाहे जितने भी समझौते हो जाएं, वो अगली बारी युद्ध और अगली बारी मनमुटाव का एक बेस पहले से ही बना होता है। अगली बारी जब होगा तो और भीषण होगा, आसान नहीं होता है वो। ठीक है, यही नियम होता है युद्ध का, आप समझ रहे होंगे। दोनों मौका ढूंढ रहे हैं, कह रहे हैं कि मौका मिलेगा तो हम बता देंगे। क्या बताएंगे? एक बात और है, मौका मिलेगा तो बताएंगे ही, लेकिन उस मौका वो मिले उसके लिए हम अपनी ताकत को बढ़ा रहे हैं। ताकत को कितना बढ़ा रहे हैं? डिंडीगुल में पूरा आर्सेनल बना करके, शस्त्रागार बना करके शस्त्रों की संख्या बढ़ाई जा रही है, बंदूकों की संख्या बढ़ाई जा रही है, ताकि अब लड़ेंगे। और इधर टीपू सुल्तान का बेटा, माफ करिएगा, हैदर अली का बेटा टीपू सुल्तान जवान हो गया है, यंग है, और उसकी भी जो खून है वो एकदम उबल रहा है युद्ध के लिए कि हम भी लड़ेंगे। वक्त आ चुका है उसके भी लड़ने का। 1780 क्या हो रहा है 1780 में, जरा उसे समझना है। 1780 में देखिए पृष्ठभूमि कैसे बदल रही है, पहले पृष्ठभूमि को समझिएगा। आपको अभी भी हमने बताया कि जो हैदर अली ने अंग्रेजों के साथ मद्रास की संधि की थी, इस मद्रास की संधि का उल्लंघन करने की बात आ रही है कि भाई जब मराठे हमला कर रहे हैं तो उस पर अंग्रेज जो है वो हैदर अली का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। संधि में बात तय हुई थी कि अंग्रेज हैदर अली का सपोर्ट करेंगे,
साथ में उनको यह लग रहा है हैदर अली को कि अंग्रेजों से तो ज्यादा अच्छा कौन है, फ्रांसीसी हैं। वो उनकी आर्मी के लिए बंदूकें, साल्ट पिटर और सीसा ये सब कुछ सप्लाई कर रहे हैं। तो अंग्रेज और फ्रांसीसी आपस में दुश्मन है, और यदि लग रहा है कि फ्रांसीसी हमारी अच्छी मदद करेंगे तो बेहतर होगा कि हम फ्रांसीसियों के साथ संबंध लेकर के चलें। ऐसे में विवाद शुरू हो रहा है, और जब विवाद शुरू हो रहा है तो देखिएगा जो फ्रांसीसी युद्ध सामग्री है, मालाबार तट पर फ्रांसीसी कब्जे वाले माहे के माध्यम से मैसूर लाया जा रहा है। जरा लोकेशन देखिए, ये माहे है। यदि ये माहे पोर्ट कंट्रोल में रहेगा तो यहां से जो भी सामान आएगा इंग्लैंड से, फ्रांस से, कहीं से भी, मतलब समंदर की तरफ से, उसे आप आराम से मैसूर शिफ्ट करोगे आप उसको। तो यदि माहे कंट्रोल में चला है, अब सोचिए फ्रांसीसी युद्ध सामग्री यदि आएगी तो अंग्रेजों के लिए तनाव बढ़ेगा। तो इस चीज को रोकने के लिए अंग्रेज क्या चाहेंगे कि हमें यहां पर माहे हमको मिले। और यहीं पर साथ साथ यह भी समझना है कि सेम उसी टाइम पर अमेरिका के अंदर आप देखेंगे कि स्वतंत्रता संग्राम छिड़ा हुआ है। फ्रांसीसी जो हैं वो अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोहियों के साथ खड़े हो जा रहे हैं, और हैदर अली के फ्रांसीसियों के साथ गठबंधन में जो अंग्रेजों की चिंता है वो क्या हो जा रही है, बढ़ती चली जा रही है कि भाई हैदर अली फ्रांसीसियों के साथ रहेगा, फ्रांसीसी और हैदर अली एक साथ मिल गए तो दक्षिण भारत में हमें दोबारा से परेशान कर सकते हैं, इसकी संभावना है। ऐसे में क्या हो रहा है, कॉन्सिक्वेंटली द इंग्लिश अटेम्प्टेड टू कैप्चर माहे, अंग्रेज क्या कैप्चर करना चाहेंगे, माहे कैप्चर करना चाहेंगे। हैदर अली कंसिडर्ड अंडर हिज प्रोटेक्शन एंड ही परसीव्ड दिस एज अ डायरेक्ट चैलेंज टू हिज अथॉरिटी। हैदर अली को लगेगा कि अंग्रेजों द्वारा माहे को अपने कंट्रोल में लिए जाने का मतलब है कि हमें सीधे सीधे चुनौती दी जा रही है, क्योंकि माहे हमारे कंट्रोल का हिस्सा है और हमारे टेरिटरी पर कंट्रोल बनाने का मतलब है अंग्रेज हमसे माहे छीन लेना चाहते हैं। अब क्या होगा देखेंगे आप। दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध, हैदर अली फॉर्म्ड एन एंटी इंग्लिश अलायंस। ध्यान दीजिएगा, बड़ी मजेदार बात है। हैदर अली ने अंग्रेजों के अगेंस्ट एक अलायंस बना लिया, किसके साथ, मराठा एंड निजाम। यानी कि जिस मराठा और निजाम को मिला करके पहले एंग्लो मैसूर में अंग्रेज हैदर अली पर अटैक करना चाहते थे, उन्हीं दोनों को मिलाकर के अंग्रेजों के खिलाफ एक अलायंस बना लिया गया है। ही लॉन्च्ड एन अटैक इन द कर्नाटिक, कैप्चरिंग एयरकॉट एंड डिफीटिंग द इंग्लिश आर्मी अंडर कर्नल बैली। कर्नल बैली के नेतृत्व में 1781 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हार गई। यानी कि अंग्रेजी सेना 1781 में कर्नल बैली के नेतृत्व में दूसरे एंग्लो मैसूर में क्या होती है, हैदर अली की सेना से हार जाती है। डिस्पाइट द इंग्लिश मैनेजिंग टू डिटैच द मराठा एंड निजाम फ्रॉम हैदर साइड अंडर द लीडरशिप ऑफ सर आयरकूट, हैदर अली रिमेन्ड अनडिटर्ड एंड कन्फ्रंटेड द इंग्लिश। अब यानी कि देखो, ध्यान समझना कि अलायंस को तोड़ने में कामयाबी मिल रही है किसके नेतृत्व में, आयरकूट के नेतृत्व में। लेकिन हैदर अली अपने आप को अकेला होते हुए भी कमजोर महसूस नहीं कर रहा है, डरा हुआ महसूस नहीं कर रहा है, और ताकत से आगे बढ़ रहा है। ऐसे में एक छोटा सा युद्ध होता है जिसे आप कहते हैं पोर्टोनो का युद्ध। कई बार पूछा गया है पोर्टोनो का युद्ध। 1 जुलाई 1781 में पोर्टोनो का युद्ध होता है, जिसमें हैदर अली की हार होती है, लेकिन उसने दोबारा अपनी सेना को संगठित कर लिया, और सेना को संगठित करने के बाद दोबारा उसने हराया किसको, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रेथवेट जो उनका कमांडर था उसको पकड़ लिया, कैप्चर कर लिया। अब अंग्रेजों को हैदर अली की एक्चुअल ताकत समझ में आ चुकी है, और इसी बीच में आप देखेंगे तो 1782 में दिसंबर के महीने में हैदर अली की कैंसर से डेथ हो जाएगी, और इसी समय टीपू कमान संभालेगा युद्ध का, और लगभग 2 साल तक युद्ध चलेगा 1784 तक। और 1784 के बाद टीपू को समझ आ जाएगा कि भाई इस तरीके से युद्ध को कंटिन्यू करना राज्य के हित में नहीं है। राज्य के हित में नहीं तो क्या होगा, एक समझौता करना पड़ेगा, और उसी समझौते को आप नाम देते हैं मैंगलोर की संधि। यानी कि पहले एंग्लो मैसूर युद्ध के बाद जो संधि होगी वो मद्रास की संधि, और दूसरे के बाद जो होगी वो मैंगलोर की संधि। और इसी युद्ध के बाद टीपू अपने नाम के साथ आगे लगाएगा खान बहादुर और पीछे लगाएगा सुल्तान, तब उसका नाम क्या हो जाएगा, खान बहादुर टीपू सुल्तान। बहुत बड़ा नाम हो जाएगा, यानी कि टीपू अपनी पावर की पराकाष्ठा की तरफ आगे अब बढ़ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैंगलोर की संधि से सेकेंड एंग्लो मैसूर वार समाप्त हो जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं थर्ड की। थर्ड का जब टाइम आ रहा है तो जरा बैकग्राउंड को समझिएगा कि थर्ड एंग्लो मैसूर वार का जब टाइम है तो इससे पहले 1786 में आप देखेंगे ये टाइम जो है वो 1790 टू 92 का है, 1790 टू 92 एडी का है। ध्यान देंगे
इससे पहले क्या हो रहा है, इससे पहले आप देखेंगे तो लॉर्ड कॉर्नवालिस नाम का एक गवर्नर जनरल बनकर के आता है बंगाल का, और वो काफी स्टेब्लिश करता है, अंग्रेजों की ताकत को बढ़ाने के लिए वो हर संभव प्रयास करता है। और उसी के शासनकाल में आप देखेंगे तो क्या हो रहा है, एक डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहा है टीपू के साथ। कैसे समझिएगा, कहा जा रहा है कि अ डिस्प्यूट अरोज बिटवीन टीपू एंड स्टेट ऑफ त्रावणकोर। ये देखिए जरा ध्यान से, इधर ये कोचीन दिखाई दे रहा है, ये कोचीन है, ये कोचीन की बात हम कर रहे हैं यहां पर, और नीचे ये त्रावणकोर दिखाई दे रहा है। ठीक है जी, कहा जा रहा है कि अ डिस्प्यूट अरोज बिटवीन टीपू एंड स्टेट ऑफ त्रावणकोर व्हेन त्रावणकोर परचेज्ड जलकोटल एंड कन्नौर फ्रॉम द डच इन कोचीन स्टेट। कोचीन स्टेट जो था वो डचों के नियंत्रण में था, और कोचीन स्टेट के अंदर जलकोटल और कन्नौर को खरीद लेते हैं कौन, त्रावणकोर स्टेट के लोग। ऐसे में टीपू के साथ विवाद उत्पन्न हो जाता है, और विवाद इस बात का उत्पन्न होता है क्योंकि ऐसा लगता है कि त्रावणकोर ने अपने सॉवरेन राइट का वायलेशन किया है, और ये बात टीपू को बहुत बुरी लगती है। और ऐसे में कॉन्सिक्वेंटली इन अप्रैल 90 टीपू डिक्लेयर्ड वार अगेंस्ट त्रावणकोर टू रीस्टोर हिज राइट्स। ध्यान से समझना, त्रावणकोर ने क्या कर लिया, टीपू सुल्तान ने क्या कर लिया, त्रावणकोर के अगेंस्ट एक युद्ध छेड़ दिया है। अब ऐसे में ध्यान दीजिएगा कि त्रावणकोर पर हुआ हमला अंग्रेजों पर हुआ हमला माना जाएगा। अंग्रेजों ने त्रावणकोर का साथ देते हुए टीपू पर हमला कर दिया, और यह तीसरा एंग्लो मैसूर युद्ध कहलाया। और ध्यान दीजिएगा कि इसमें अब सोचिए, यहां पर मैप देखो जी, त्रावणकोर है, इधर आपको ये मद्रास प्रेसिडेंसी दिखाई दे रही है, बीच में यहां पर आपको मैसूर दिखाई देगा। तो अब मैसूर पर हमला कितने तरफ से हो रहा है जी, त्रावणकोर पर हमला हुआ था, तो त्रावणकोर की आर्मी जो भी होगी लड़ेगी, अंग्रेज लड़ रहे हैं। और इसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस ने मराठा और कर्नाटक के नवाब का अलायंस भी बना रखा था, हैदराबाद के निजाम का अलायंस भी बना रखा है, यानी कि अब मैसूर पर चारों तरफ से हमला हो रहा है। जब चारों तरफ से हमला होगा तो ऐसे में आप ध्यान देंगे कि शुरुआती दौर में जो दिखाई देगा वो कैसे दिखाई देगा। 1790 में टीपू ने जनरल मिडोज के नेतृत्व में अंग्रेजों को सफलतापूर्वक हरा दिया। हाउएवर इन 1791 जनरल कॉर्नवालिस assumed leadership and led a large army from Ambur and Vellore to Bangalore, which was captured in March 1791। ये जो लॉर्ड कॉर्नवालिस का अटैक है ना, ये ऐसे नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ये इसलिए भारी पड़ रहा है कि इसमें मराठा और निजाम का समर्थन मिल रहा है। मराठा और निजाम दोनों सपोर्ट कर रहे हैं किसको, अंग्रेजों को, और इस कारण से वो श्रीरंगपट्टनम की तरफ बढ़ रहे हैं जो कि टीपू सुल्तान की राजधानी है, और देखते ही देखते वो कोयम्बटूर पर भी कब्जा कर ले रहे हैं। ऐसे में अब टीपू 3-4 तरफ से घिरा हुआ है, और इस प्रकार से टीपू मजबूर हो गया क्या करने के लिए, एक संधि करने के लिए, जिसे आप कहते हैं श्रीरंगपट्टनम की संधि। और ये श्रीरंगपट्टनम की जो संधि हुई उसने टीपू सुल्तान के पावर को काफी वीक कर दिया, क्योंकि इस संधि की शर्तें जो थी वो कुछ इस प्रकार से थी कि टीपू काफी कमजोर हो जाएगा। क्या कमजोर हो जाएगा, देखो, सबसे पहले तो जो कहा जा रहा है कि विजयी दलों ने मैसूर के लगभग आधे क्षेत्र पर कब्जा कर लिया, यानी कि जो अंग्रेज मराठा निजाम जीते हुए थे तीसरे एंग्लो मैसूर में, उन्होंने मैसूर के आधे क्षेत्र को अपने कंट्रोल में ले लिया। अंग्रेजों ने 12 महल, डिंडीगुल, मालाबार तट पर कब्जा कर लिया। मराठों ने तुंगभद्रा नदी और उसकी सहायक नदियों के आसपास के क्षेत्रों को प्राप्त कर लिया। यानी कि आप देख सकते हैं कि मैसूर, यदि ये मैसूर है तो मैसूर के इधर की टेरिटरी, इधर की टेरिटरी, इधर की टेरिटरी, इधर की टेरिटरी, ये सारी कंट्रोल में जा रही दूसरे के। तो अब आपके पास रह जाएगी आपकी छोटी सी राजधानी। ऐसे में कोई भी शासक होगा बड़ा कमजोर हो जाएगा। और इतना ही नहीं था, 2 करोड़ रुपए मांगे गए। जब तक ये सब सारी शर्तें पूरी नहीं होंगी तब तक टीपू सुल्तान के 2 बेटे इंग्लिश कस्टडी में रहेंगे। इस प्रकार की शर्त रखी गई श्रीरंगपट्टनम की संधि में। और 2 नहीं, माफ करिएगा, यहाँ पर 3 करोड़ रुपए। ठीक है, आप देखिए 2 करोड़ से ज्यादा 3 करोड़ रुपए का हर्जाना लगाया गया। तो उस जमाने में आप समझिए कि किसी शासक को 3 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। और कहा जा रहा है कि युद्ध क्षतिपूर्ति का आधा हिस्सा तुरंत चुकाना था, हर्जाना ही नहीं है, बल्कि कहा जा रहा है कि 3 करोड़ का आधा हिस्सा तुरंत दीजिए। ऐसे में खजाना बिल्कुल खाली हो जाएगा, समझ रहे हैं आप। और जब तक ये सब आप नहीं कर पाते हैं तब तक जमानत के तौर पर आपके 2 बेटे अंग्रेजों के बंधक बने रहेंगे। इन हालातों में यदि आप टीपू सुल्तान होंगे तो आप अपनी बहादुरी का क्या परिचय देंगे जी, टूट जाएंगे, अंदर से टूट जाएंगे। और यही हुआ। तीसरे एंग्लो मैसूर युद्ध ने तीसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान को बड़ा कमजोर कर दिया। इतना कमजोर कर दिया कि अब टीपू सुल्तान चाह करके भी बहुत आगे नहीं बढ़ पाएगा।
और ऐसे में जो चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध होगा वो देखिए कैसे होगा, उसको समझिएगा। कहा जा रहा है कि टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टम की संधि में सभी निर्धारित शर्तों को पूरा किया और अपने बेटों की रिहाई सुनिश्चित की, लेकिन 1796 में वाडियार राजवंश के हिंदू शासक की मृत्यु के बाद टीपू ने वाडियार के नाबालिग बेटे को सिंहासन पर बैठाने से इनकार कर दिया और इसके बजाय खुद को सुल्तान घोषित कर दिया। ऐसे में उसकी अपमानजनक हार और श्रीरंगपट्टम द्वारा लगाई गई शर्तों का बदला लेने की इच्छा से प्रेरित हुआ सुल्तान का पद लगता था। नहीं, ऐसा लगता था कि हम वहां से हार के आए हैं, श्रीरंगपट्टम की संधि हमारे ऊपर एक प्रेशर है, उसके बावजूद हम क्या करेंगे, अपने आप को सुल्तान डिक्लेयर कर देंगे। ठीक है, यानी कि वाडियार डायनेस्टी का सुल्तान डिक्लेयर कर देता है। ऑन अप्रैल 1799 कहा जा रहा है कि वह समय आ गया है जो श्रीरंगपट्टम की पतन की तरफ आगे ले जा रहा है। कैसे? टीपू सुल्तान के सामने एक ऑप्शन रखा जा रहा है लॉर्ड वेलेजली द्वारा, जो कि आप पढ़ेंगे जब सब्सिडियरी लाइंस पढ़ेंगे तो 1798 में लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि लेकर के आता है और हैदराबाद उसमें सबसे पहले शाइन कर लेता है। तो जब हैदराबाद सहायक संधि में शामिल हो गया तो वेलेजली को लग रहा है कि टीपू सुल्तान के सामने भी रखो, और टीपू सुल्तान डिनाई कर देता है कि हम उसमें शामिल नहीं होंगे, सहायक संधि में हम अंग्रेजों के साथ नहीं जाएंगे। ऐसे में अटैक होता है टीपू सुल्तान की टेरिटरी पर और श्रीरंगपट्टम की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान शहीद हो जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पहले उसकी अंग्रेज जनरल स्टुअर्ट के साथ हार होती है और फिर उसका जनरल हैरिस के साथ हार होती है, यानी कि दो बड़े अंग्रेज अधिकारियों के साथ टीपू सुल्तान की हार होती है। फिर भी ऐसा इतिहासकार लिखते हैं कि ही वॉज द टाइगर ऑफ मैसूर। टीपू सुल्तान को कहा जाता है कि ही वॉज टाइगर ऑफ मैसूर। तो ये क्वेश्चन भी आपकी परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है कि टाइगर ऑफ मैसूर किसे कहते हैं, टीपू को कहते हैं, और ये उसकी तलवार है, बहादुरी से लड़ा। उसने कहा भी कि 1000 दिन गीदड़ की तरह से जीने से अच्छा है कि एक दिन शेर की तरह से जिया जाए। और इस प्रकार से अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए उसकी हत्या कर दी गई, मतलब वो वीरतापूर्वक युद्ध किया और अपने प्राणों की आहुति दे दी। साथ में आप याद रखेंगे कि मरने के बाद अंग्रेजों ने मैसूर के पिछले हिंदू शाही परिवार के एक लड़के को नया महाराजा चुना और उस पर सहायक गठबंधन प्रणाली लागू कर दी, यानी कि 1799 में मैसूर जो था वो किसके अंडर में चला गया, ब्रिटिश कंट्रोल में चला गया, यानी कि अंग्रेजी कंट्रोल में चला गया। ठीक है, तो इस प्रकार से यदि आप समराइज करें हमारी बात को, तो मैसूर को प्राप्त करने के लिए अंग्रेज कुल 4 युद्ध लड़ते हैं। पहला 1767 में, 1767 में और 1769 में समाप्त करते हैं उसको, मद्रास की संधि होती है। दूसरा 1780 से 84 चलता है, मैंगलोर की संधि से समाप्त होता है। तीसरा 1790 से 92 चलता है और श्रीरंगपट्टम की संधि से समाप्त होता है। और चौथा 1799 में टीपू सुल्तान की डेथ होती है। ठीक है, इस प्रकार से 4 एंग्लो मैसूर के माध्यम से अंग्रेज मैसूर को अपना बना लेते हैं, अंडर ब्रिटिश कंट्रोल ले आते हैं उसको 1799 में। तो मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को मैसूर वाडियार डायनेस्टी, टीपू सुल्तान, हैदर अली, नवाब ऑफ कर्नाटिक, अंग्रेज, मराठा और त्रावणकोर के साथ क्या कॉन्फ्लिक्ट रहे हैं, माहे और करिकल का क्या ट्रेड इंपॉर्टेंस रहा है, ये पूरी कहानी को समझने में मददगार साबित होगा। और ये भी उम्मीद करता हूं कि पढ़ने के बाद जब आप फैक्ट नोट कर लेते हैं और एमसीक्यूज सॉल्व करते होंगे या मेंस का कोई क्वेश्चन देखते होंगे तो कहीं ना कहीं आपका दिमाग इस पर चलता होगा और ओपन होता होगा। तो डेफिनेटली आपका फीडबैक हमारे लिए वैल्यूएबल है। एक बार मुझे जरूर आप बताएं फीडबैक में कि कैसा लगता है आपको, क्या समझ आपकी विकसित होती है और किस प्रकार से आपको समस्याएं आती हैं, वो भी मुझे बताएं। ठीक है, नमस्कार।